मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, माइक को कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके सर, 1 मिनट। ठीक है, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। लास्ट क्लास में जो चीजें करी थी हमने तीनों टाइप के रिसर्च और ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, तो हम अभी भी उसी के रिलेटेड, अब हमारा ये फर्स्ट यूनिट वहां पे कंप्लीट हो गया था, तो हमारा सेकंड यूनिट दैट इज स्केलिंग टेक्निक्स। ठीक है, स्केलिंग टेक्निक्स को ही हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। स्केलिंग टेक्निक्स होती क्या है, स्केल्स कैसे होते हैं, इसीलिए सबसे पहले आपका जो इन चीजों के लिए पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपका मेजरमेंट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट के अंदर आप व्हाट आपके अकॉर्डिंग मेजरमेंट किस हिसाब से हो सकता है, क्या क्या मेजरमेंट हो सकते हैं। मैम जैसे टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का मेजरमेंट। मतलब वो क्या चीज क्या है, वो बेसिकली एक आपका बॉडी टेम्परेचर हो गया ना, तो बेसिकली आप ना फिजिकल एट्रीब्यूट आप करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर अलग अलग होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स का, आप जो मेजरमेंट कर पाते हो, आपके पास मल्टीपल चीजों का हो सकता है। एक होता है टेंजिबल आइटम, ठीक है, दूसरा होता है इंटेंजिबल। अब व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल आइटम जो आप देख सकते हैं और जैसे कि इंटेंजिबल कस्टमर, जो हम नहीं देख सकते। हाँ, तो बेसिकली टेंजिबल में क्या हो जाएगा, कस्टमर, एम्प्लॉय, मोबाइल फोन्स, आपका ये ऑटोमोबाइल्स, और जो आप देख सकते हो। ठीक है, इनटेंजिबल जो आप फील कर सकते हो बट यू कांट सी इट, तो उनमें क्या क्या होगा, आपका एटीट्यूड आ गया। ठीक है, आपका पीयर प्रेशर हो गया स्टूडेंट्स के बीच के अंदर। ठीक है, योर हैप्पीनेस, सैडनेस, आपका इमोशंस आपका शो करने का। तो ये जब चीजें आएंगी ना, तब आप ये क्या हो जाता है, इंटेंजिबल आइटम्स के अंदर आता है। तो सिमिलरली आपके जब एट्रीब्यूट्स को हम जब इन सबको हम लोग करने लगते हैं ना, तो आपके बहुत से आपके अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, आपका फिजिकल एट्रीब्यूट होता है, फिजिकल में क्या होगा, वेट, हाइट, टेम्परेचर, वो है। फिर आता है सोशल। ठीक है, सोशल में क्या चीजें आएंगी, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई। ठीक है, आपका हाउ यू आर बिहेविंग विथ योर पीयर ग्रुप। ठीक है, स्टेटस आपका क्या है सोसाइटी के अंदर, सोशल स्टेटस बेसिकली, वो आपका सोशल प्रेशर आना लग, सोशल एट्रीब्यूट्स है। फिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हम लोग बोलते हैं। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, ओपिनियंस हो गए, प्रेफरेंसेस हो गई, आपके इमोशंस का हो गया, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इमोशन इंटेलिजेंस, जो ये चीजें साइकोलॉजिकली जो आपकी चीजें होती है, एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो साइकोलॉजिकल। तो आपके 3 तरह के एट्रीब्यूट है, पहला फिजिकल, देन सोशल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये तीनों एट्रीब्यूट्स आपके मेन यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग है ना मेजरमेंट आपका स्टार्ट होता है। क्यों, कंज्यूमर्स का जैसे अगर हम बात करें, पहले अगर हम ये बात करें कि आप लोग जैसे कंज्यूमर्स के एट्रीब्यूट, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करोगे, तो आप क्या है, आप उनको नंबर्स में लिख सकते हो, 1 2 3, जो भी आपका है, 35 लाइक 3.5 हाइट है, 8 6.4 हाइट है, ऐसे आप लिख सकते हो, नंबरिंग आप कर सकते हो, राइट। बट जैसे अब इनका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आने लगता है, तो आप ये बोलोगे कि आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट से कितने सेटिस्फाइड है, राइट। इन चीजों का जब आने लगता है ना, तो साइकोलॉजिकल सारे एट्रीब्यूट्स नंबरिक वैल्यू से हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन चीजों के लिए हम मेजरमेंट स्केल स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट आपका कुछ डेटा है जो नंबरिंग के ऊपर हो सकता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट डेटा कलेक्ट होता है फिर, बट जरूरी नहीं है कि आपके सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप नंबर से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने स्टैटिस्टिकेशन का बोला, आप उनको 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो आपको ये भी कर सकते हो, जैसे ये वाली चीज है। ठीक है, कि वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल एंड सेटिस्फाइड, ये भी आपका एक पर्टिकुलर हाई पॉसिबल स्केलिंग का ही है ना, कि कैसे आप उसको कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ना, आप इजीली हो पाता है कि आप कैसे व्यू आप देख पाते हो कि हम उसको कैसे रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट हम लोगों को चाहिए होगा ना, तो उसके लिए हम स्केलिंग्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्केलिंग की जब बात करते हैं, जैसे हम इसके अंदर स्केलिंग है क्या,
प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक प्लेसिंग ऑफ रिस्पोंडेंट टू कंटिन्यूम ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका मेन पर्पस क्या होता है स्केलिंग का? टू कन्वर्ट क्वालिटेटिव ह्यूमन सेंटिमेंट्स और परसेप्शन टू क्वांटिटेटिव डेटा। हमने आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को हमने किया था कि क्या क्वालिटेटिव है, छोटा बोलो तो Yes. जैसे ये है सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, ठीक है, या फिर आई एम हैप्पी, आई एम सैड। ये जो आपकी क्वालिटेटिव डेटा है उसको क्वांटिटेटिव डेटा में चेंज करने के लिए इसका स्केलिंग का यूज होता है। आई होप एवरीवन गॉट इट कि स्केलिंग का क्या मतलब हुआ है। Yes. ठीक है, अब जब स्केलिंग की बात करते हैं ना तो स्केल्स के अंदर हमारे ना 4 आपके मेन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करते हैं, विच आर डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर, डिस्टेंस एंड ओरिजिन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसकी एट्रीब्यूट्स है जिसके आप मेजरमेंट स्केल को, ये जरूरी है आपके, उन्हीं के बेसिस पे आप अपने मेजरमेंट स्केल्स करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं के बेसिस पे आप है ना मेजरमेंट का लेवल भी मार्क करते हो इन्हीं एट्रीब्यूट्स के ऊपर कि किस लेवल पे आप मेजरमेंट्स का स्केल का जो मेजरमेंट है वो किस लेवल पे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो पहला अगर आप एज यू आर सीइंग द वर्ड डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आज क्या आ रहा है, नंबर्स है, लेबल। तो डिस्क्रिप्शन में होता क्या है, आप क्या करते हैं एट्रीब्यूट को एक नाम देते हो, जैसे नॉर्मल जिसमें है ना आपका ना कोई आप लेबलिंग, बस आप उनको लेबल कर लो। ठीक है, कि जैसे मैंने बोला मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल एंड अदर्स, तो आपका क्या है इसमें आपकी जो आप कैटेगरी तो बना देते हो बट इसके अंदर का ना तो कोई ऑर्डरिंग होगी, ऑर्डरिंग एज इन कि 1 2, कोई रैंकिंग नहीं होगी कि फीमेल बड़ी है कि मेल बड़ा है कि अदर्स बड़ा है। ठीक है, जस्ट आपने फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी बना दी है, उनके कुछ अपने फीचर्स थे जिसके कि वो एट्रीब्यूट को आप डिस्क्राइब कर पा रहे वैसे ही। ठीक है, जैसे मैंने बोला फ्रूट्स, वेजीज, ठीक है, या फिर फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, तो ये मैंने उनकी कैटेगरी बना रही हूँ बस। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप ये थोड़ी पता है कि फ्रूट बड़ा है कि वेजी बड़ा है, यू हैव नो आइडिया ना। तो सिमिलरली जैसे इसके अंदर आ रहा है कि फीमेल, मेल, अदर्स, तो यहाँ पे आप सिर्फ ना सिर्फ अपना नाम देते हो, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिस्क्राइब कर दो, आप उसको कोई उसका कोई हायरार्की नहीं होगी, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और ग्रुपिंग के लिए आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन और सिर्फ लेबलिंग के लिए आपका यूज होता है, तो वो आपका डिस्क्रिप्शन होता है। और जो इस स्केल को हम लोग जो डिस्क्रिप्शन को मेजर करने के लिए स्केल यूज होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल स्केल। ठीक है, वो क्या होता है, नॉमिनल स्केल। ये सिर्फ और सिर्फ वेयर नंबर सर्व प्योरली एज लेबल्स और कैटेगरी। अब मैं फीमेल को 1 2 और 0 ऐसे करके भी कर सकती थी कि यहाँ पे 0 1 2, तो आप कुछ भी दे दो, बस आप ये बोल रहे हो 1 का मतलब फीमेल आप चूज कर रहे हो, 2 का मतलब आप मेल चूज कर रहे हो, 0 का मतलब अदर्स चूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप सिर्फ लेबल कर रहे हो, इसमें 1 2 3 कोई वो नहीं है कि 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग का काम हो रहा है। आई होप एवरीवन गॉट इट नॉमिनल स्केल का। मैम एक बार दोबारा से बता दीजिए ये। नॉमिनल के अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन का काम है कि आप सिर्फ और सिर्फ नाम रखोगे, आपको ये नहीं है जैसे आपने 1 बोल, मेरा 1 का मतलब हो गया फीमेल, 2 का मतलब हो गया मेल, 0 का मतलब हो गया अदर्स। ठीक है, अब जो 1 2 3 है, क्या इसमें अब कोई ऐसा थोड़ी कि 1 0 से बड़ा है कि ये ऐसा कुछ थोड़ी है कि 2 बड़ा है कि 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है। यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग के लेबल के लिए यूज कर रहे हो ना, कि आप लेबल कर रहे हो कि 0 का मतलब मेरा अदर्स है या फिर फीमेल है। ठीक है, तो आप सिर्फ लेबल कर रहे हो। तो जब ऐसे स्केल होते हैं जहां पे आप सिर्फ नाम दे रहे हो उनको कैटेगरी बनाने के लिए, उनके फीचर्स और उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम हो रहा है, यहाँ पे आपका कोई ऑर्डरिंग नहीं है कि कुछ 1 बड़ा है छोटा है, ठीक है, या फिर उसकी कोई रैंक नहीं दे रहे हो, तो वो क्या होता है डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट होता है। और डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट को बेस्ट करने के लिए नॉमिनल स्केल होता है। तो नॉमिनल स्केल में सिर्फ और सिर्फ नाम कैटेगरी होती है। ठीक है, फिर आपका आता है ऑर्डर एट्रीब्यूट। अब ऑर्डर एट्रीब्यूट जैसे वर्ड आ रहा है ऑर्डर, यहाँ क्या होता है रैंकिंग प्रेफरेंस ऑर्डरिंग देनी जाती है। तो यहाँ पे ना डेटा जो होगा एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्लास के अंदर है 4th 3rd 2nd, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, इसमें क्या हो रहा है, तो ये वाली जो चीज आ रही है ना उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका क्या सिस्टम रहेगा, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट है ना पहले आएगा, सेकंड इज, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपने नाम भी दे रहे हो आप फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, बट आप अपनी रैंकिंग भी रख रहे हो, आपका है ना कस्टमर प्रेफरेंस की रैंकिंग आ रही है। यहाँ पे इनके बीच के अंदर डिस्टेंस रहेगा,
ठीक है, कि यहाँ पे Yes, sir. और कोई जरूरी नहीं है कि रैंक के अंदर है ना इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस हो। अब मैंने बोला फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, इसका मतलब ये नहीं है ना कि फर्स्ट और सेकंड फिर थर्ड पोजीशन इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड कब होगा कि 10 नंबर का फर्क है तभी फर्स्ट है, वरना सेकंड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना। अगर फर्स्ट के 90 मार्क्स है तब भी वो फर्स्ट है, फिर सेकंड के 90 मतलब 84 है, ठीक है, थर्ड के 83 है, बट अब इनके अंदर डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा ना आपका। तो ऑर्डरिंग स्केल में क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में, ऑर्डर एट्रीब्यूट में आप सिर्फ रैंकिंग का फीचर देखते हो कि फर्स्ट कौन है सेकंड, आप उनके बीच के डिस्टेंस को नहीं देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना सिर्फ सब्जेक्टिव वैल्यूएशन के लिए होता है, कस्टमर जैसे सेटिस्फिकेशन लेवल है लो मीडियम हाई, जैसे ये 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लो और मीडियम के बीच में कितना डिफरेंस है आपको ये नहीं पता ना कि कितना ही डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कि देयर कैन बी इक्वल डिस्टेंस, नहीं है ना कि आप मेरे अकॉर्डिंग लो और हाई के अंदर हो सकता है 5 पॉइंट्स का डिफरेंस हो, ठीक है, वेयर कोई पर्टिकुलर और पर्सन है उसके बीच में हो सकता है 4 ही पॉइंट्स का हो, ठीक है, जैसे 100 पॉइंट्स है तो 100 पॉइंट में मेरे, अब मैंने बोला कि लो पॉइंट किसको दोगे, तो कोई बोलेगा 20 मार्क्स से लो है तो वो लो है, 20 तक किसी के मार्क्स आए, बट मेरे अकॉर्डिंग कोई 40 है तो वो लो है, ठीक है, कोई बोलेगा, फिर मैंने बोलूंगी आपके मीडियम, तो कोई बोलेगा 45 इज मीडियम फॉर मी 60 या 70 के बीच में तो मीडियम है। तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस आपका बीच का बराबर नहीं आ रहा ना, तो ऑर्डिनल में रैंकिंग है कि 20 बड़ा है 40 से, मतलब इससे 40 से, ठीक है, या फिर 45 बड़ा है 60 से, बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो नंबरिंग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आपके बड़ा और छोटा तो हमें पता लग रहा है, बट आपके बीच में डिस्टेंस का क्लियरेंस नहीं है, कि यहाँ पे आप बीच में डिस्टेंस नहीं पता कर सकते कि कितना है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हायरार्की और प्रायोरिटाइजेशन के लिए आपके यूज होता है ऑर्डिनल। तो यहाँ पे ऑर्डिनल में क्या है, आप नॉर्म डिस्क्रिप्शन भी यूज करते हो और आप रैंक ऑर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो भी यूज करते हो। ऑर्डिनल में 2 एट्रीब्यूट हो गए, कौन कौन से, पहला डिस्क्रिप्शन और दूसरा ऑर्डर, Order. ठीक है, ये समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड आपका एट्रीब्यूट है डिस्टेंस एट्रीब्यूट। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एट्रीब्यूट, तो डिस्टेंस एट्रीब्यूट में क्या है कि अब यहाँ पे जैसे ऑर्डर में क्या था सिर्फ बड़े छोटे की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या है आपका डिस्टेंस इक्वल आना स्टार्ट हो जाता है। आप जो रैंक्स और वो लेते हो ना वो आपका इक्वल आता है, आपको ये चीज रहेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ये है, तो इनके बीच में आपको पता है कि 0 डिग्री 1 डिग्री इनके बीच में डिस्टेंस आना इक्वल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ सबसे फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बट यहाँ पे कोई नॉट ऐसा नहीं होगा कि कोई टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे क्या रेफरेंस पॉइंट है आपका, फिर इक्वल इंटरवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब आप देखोगे आपका ना डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, 10 और 20 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो सेम 20 और 30 के बीच में डिफरेंस आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये जब डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है ना तब, अब जैसे या तो मैं ये करूं तो इसके अंदर आपकी चीजें कैसी स्टार्ट हो जाएंगी कि 12 ओ क्लॉक है, 12 ओ क्लॉक टू 2 ओ क्लॉक का जो टाइम है वो सेम डिस्टेंस होगा 2 ओ क्लॉक टू 4 ओ क्लॉक, ठीक है, क्लॉक का अकॉर्डिंग बात करें तो विल दैट बी द सेम डिस्टेंस ना, तो और हमेशा 6 AM वो ग्रेटर देन 5 AM बोला जाएगा, 6 AM हमेशा 5 AM के बाद आएगा। तो यहाँ पे अब 3 एट्रीब्यूट्स आ गए, पहला आपका डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट, फिर आपका ऑर्डर एट्रीब्यूट और फिर आपका इंटरवल डिस्टेंस एट्रीब्यूट, 3 आ गए। तो इस वाले स्केल जब ये 3 एट्रीब्यूट्स आते हैं उस स्केल को क्या बोलते हैं, इंटरवल स्केल, गॉट इट। यहाँ पे आपका 0 पॉइंट नहीं होता, ठीक है, अब जैसे मैंने टाइम बोला टेम्परेचर का, तो टाइम अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 6 AM और 5 AM ये हमारा डिस्टेंस बराबर चल रहा है, बट आपका कोई 0 पॉइंट नहीं है ना, ओरिजिन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है 0 पॉइंट लैक करता है इंटरवल स्केल में। टाइम में बात करें तो क्या टाइम में कोई 0 पॉइंट आता है, या हम लोग कई बार बोलते हैं कि 12 ओ क्लॉक इज 0 बट नैट एग्जैक्टली नहीं है ना, कोई तो टाइम है ना, 12 AM है टाइम, तो वहां पे क्या होता है कि आप यहाँ पे ऑर्डर ले सकते हो, डिस्टेंस ले सकते हो, इंटरवल हो सकता है आपका, रैंकिंग हो सकती है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, बट आपके अंदर यहाँ पे 0 का जो ओरिजिन है कहाँ से स्टार्ट हुआ वो एग्जैक्टली की बात नहीं कर पाते, ठीक है, मैम डिस्टेंस के लिए। यस मैम, जैसे हम बोलते हैं ना 0 0 तो बोलते हैं, जैसे
हमारा रात में जब 12 बजता है तो 0 हाँ 0 हो तो बट जाता है। आपका एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, 0 0 बोलते हैं वो 12 AM, बट उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी, टाइम कब स्टार्ट हुआ था जब किसी ने किया होगा तो हम डिस्टेंस सन के अकॉर्डिंग किया, बट ऐसा थोड़ी यही 0 होगा, ओरिजिन कोई नहीं है उस चीज का, ठीक है। यस सर। गॉट इट। ये वाला इसलिए यहाँ पे क्या है आपका मेन यही है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका इंटरवल स्केल में 0 पॉइंट नहीं होता है। अब जैसे आपका फिर फोर्थ आता है ओरिजिन एट्रीब्यूट, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन में क्या है, यहाँ पे आपका एक ट्रू 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका एक 0 इंडिकेट करेगा। जैसे मैं बोलूं सैलरी की बात करूं, ठीक है, तो सैलरी कुछ ना कुछ तो 0 होगी ना, 0 से 1, ठीक है। ट्रू 0 का क्या मतलब, कोई इनकम नहीं है आपकी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रुपीज लिख रही हूँ तो कोई इनकम नहीं है, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू, नंबर ऑफ परचेजेस या फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो यहाँ पे 0 होगा ना, नेगेटिव नहीं जा सकता। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन की कुछ बात नहीं, ओरिजिन होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे वो होगा। इस ऐसे स्केल में अब क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन भी है, आपका ऑर्डिनल ऑर्डर भी है, ठीक है, आपका डिस्टेंस भी है। क्यों, यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी इक्वल होगा, 20 रुपीज से 50 रुपीज के बीच में जो डिस्टेंस है वही 60 रुपीज टू 80 रुपीज के बीच में होगा, ठीक है। 30 का तो वो हम लोग जो भी आपका है 10 या जो भी आप कर रहे हो तो डिस्टेंस इक्वल आएगा। यहाँ पे बड़े एक और चीज क्या है, आपका ओरिजिन भी होगा, और ऐसे स्केल को क्या बोलते हैं, रेशियो स्केल, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल मैट्रिक्स का, आपका नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई है, ये सब चीजें स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका है ना रेशियो के अंदर स्टैटिस्टिकली एनालिसिस सबसे ज्यादा रेशियो का यूज होता है। क्यों, क्योंकि जब तक 0 का ओरिजिन नहीं होगा स्टैट्स बहुत मुश्किल हो जाती है। आई होप एवरीवन गॉट इट, चारों टाइप का, ठीक है। तो जैसे मैंने इसीलिए मैंने चारों यहाँ पे देखो लिखा है। पहला आपका क्लासिफाई डेटा इनटू कैटेगरी, कोई इनहेरिट ऑर्डर नहीं है, ये नॉमिनल स्केल। यहाँ पे एस्टेब्लिश ऑर्डर विथ नो इक्वल इंटरवल, तो यहाँ पे पहले में क्या है, डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट है, सेकंड में डिस्क्रिप्शन प्लस ऑर्डर है। इंटरवल में क्या है, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन वैल्यू आने लगता है बट नो ट्रू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन प्लस ऑर्डर प्लस डिस्टेंस। फिर आपका फोर्थ है, यहाँ पे ट्रू 0 पॉइंट आता है, मीनिंगफुल रेशियो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, ऑर्डर है, डिस्टेंस है और ओरिजिन है, ठीक है। ये जब चारों एट्रीब्यूट है वो रेशियो स्केल करते हैं। आई होप एवरीवन गॉट इट, टाइप ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको और एग्जांपल दिए कि जैसे इसके अंदर है क्लासिफिकेशन नो रैंकिंग एट्रीब्यूट, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स बुक अप्रैल, फिर ऑर्डिनल का रैंकिंग पोजीशन, अननोन इंटरवल, रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे आपको पता होगा कि बड़ा छोटा क्या है, वेरी सेटिस्फाइड या वेरी डिससेटिस्फाइड में आपको पता है कि वेरी डिससेटिस्फाइड लेफ्ट में होगा सेटिस्फाइड, तो आपका वो चीज, बट अननोन इंटरवल आपका ऑर्डिनल में, ठीक है। फिर जैसे आपका यहाँ इंटरवल स्केल है, यहाँ पे कोई 0 पॉइंट नहीं है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर ना कोई टेम्प डज नॉट मीन कि कोई टेम्परेचर नहीं है, 0 के अंदर हम बोल रहे हैं कि कोई ना कोई तो टेम्परेचर तो है ही। 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि टेम्परेचर है ही नहीं, 0 डिग्री कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर हो रहा है ना। इट्स नॉट लाइक कि कोई, इसलिए 0 पॉइंट कोई एग्जैक्ट 0 पॉइंट नहीं है यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होता है और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, मीन अर्थमेटिक और इन सब के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेल्सियस और इनका बोला है, रेटिंग्स आप ये बोल सकते हो, तो यहाँ पे इंटरवल स्केल आपका आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल एज मैंने बोला तो उसमें क्या है, आपका ट्रू 0 पॉइंट होगा, मीनिंगफुल रेशियो निकलना होगा कि $100 के है वो आपका ट्वाइस होगा $50 के से, ठीक है। बट यहाँ पे आपका कोई रेशियो का सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है, कि कितना है कि ट्वाइस हम लोग बोल इक्वल डिस्टेंस आना है, बट यहाँ पे क्या है आपका 0 पॉइंट आना स्टार्ट हो जाता है तो मोन है। और यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी यूज होता है। अगर अब जब हम इनके बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे ना कि कैसे होगा, तो मैंने वही चीजें सारी की सारी लिखी है, एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ लिखोगे। ट्रू 0 का मतलब है, अब मैंने बोला कि 0 कस्टमर्स हैं तो वो एक 0 पॉइंट है आपका, या फिर मेरी 0 सैलरी है, बट कोई 0 टेम्परेचर, जब मैं बोल रही हूँ टेम्परेचर तो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये जब चीजें आ रही है
तब ये वाला आपका क्या हो जाता है, रेशियो। अब आपकी जो मेन एग्जाम में जो रहता है ना, वो आता है कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन आपका मेजरमेंट स्केल या क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, पहला नॉमिनल का क्या है, आपको डिस्क्रिप्ट लिखता है कि क्या मतलब है, क्या है, सबका आपने अलग अलग लिखा चारों का। देन ऑर्डर है कि नहीं है, डिस्टेंस किसके अंदर है, ट्रू ओरिजिन कहाँ कहाँ है, फिर एग्जाम्पल। तो ये आपके 5 चीजें हैं जो अगर आपका अगर आता है तो हाउ टू राइट द मेजरमेंट स्केल के बारे में। आई होप एवरीवन गॉट इट। Yes. ये चीज सबको समझ आ गई, कंपैरिजन वाली बात। तो मेजरमेंट स्केल कोई ऐसा है जिसको मेजरमेंट स्केल नहीं समझ आया है, प्लीज बताइए। कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब आपका जब मेजरमेंट स्केल का आ गया कि क्या होता है, कैसे मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, आईक्यू लेवल अगर मैं बोलूं, व्हाट डू यू, आईक्यू लेवल क्या होगा आपका जो है, आईक्यू लेवल की अगर मैं इनमें से किसी में रखूं तो आईक्यू लेवल कौन से स्केल से आप मैप करते हो? IQ level. नॉमिनल। Nominal. Yes, ma'am. आईक्यू लेवल सिर्फ नॉमिनल, व्हाट डू, आईक्यू लेवल में क्या होता है, हम लोग आईक्यू लेवल आपको पता है ना कि आप नंबरिंग कर पाते हो कि इसका 90 आईक्यू लेवल है या समथिंग लाइक दैट। Yes, yes. मैम फिर ऑर्डिनल तो मैंने आपको क्या बोला, देयर विल बी अ डिस्टेंस कि 90 लेवल जो है क्या है, इसके अंदर स्केलिंग टाइप आप कौन सा यूज करोगे। इंटरवल के अंदर हम लोग ये आप है ना रेशियो नहीं निकाल सकते, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि जिसकी 80 लेवल है वो उसका 90 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस सेम होगा, राइट। Yes, ma'am. बट दो जगह का आपको यहाँ से, या तो आप ये वाली चीज है इंटरवल के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई रेशियो निकाल नहीं सकते कि आपका जो 70 है उस 120 एज मच एज ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री। 60 अगर किसी का आईक्यू लेवल है तो इट्स नॉट लाइक कि 120 ट्वाइस ही होगा, ठीक है। वहां पे डिस्टेंस हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरवल की मेजरमेंट होगी, क्यों, आप यहाँ पे ओरिजिन नहीं है कोई आईक्यू लेवल, बट आपका ऑर्डर भी आ रहा है, 60 आपका बड़ा छोटा है 120 के कंपैरिजन में, डिस्टेंस भी है कि 60 और 70 के बीच में हम डिस्टेंस इक्वल लेके चल रहे हैं, ट्रीट हम उनको सेम कर रहे हैं कि 90 और 100 के बीच में जो डिस्टेंस है वही 60 और 70 के बीच के अंदर डिफरेंस है, राइट। बट 60 क्या 120 किसी की आईक्यू लेवल है तो हम ये बोल सकते हैं जिसकी 60 आईक्यू लेवल है उससे ट्वाइस आईक्यू लेवल है, विच इज नॉट पॉसिबल ना, तो वो यहाँ पे रेशियो में नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये इंटरवल लेवल्स फॉलो करता है। आई होप एवरीवन गॉट इट, एग्जांपल अगर थोड़ा बहुत समझ आया है, Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे सीजन है जो आप लिखते हो ना, रेनी डेज ये वाला, वो क्या है, वो आपका नॉमिनल स्केल है No. कि आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीजन्स को कर रहे हो। लेंथ है, लेंथ क्या होगी, And लेंथ तो भी हम इंटरवल से ही वो चल सकते हैं। बट लेंथ का तो कोई 0 डिग्री, 0 लेंथ है तो मतलब हो सकती है कि नहीं हो सकती लेंथ, हो सकती है ना कि हो 0 इज लाइक सकती है। है ही नहीं ये वाली चीज, तो वो रेशियो है। तो हम लोग लेंथ में आप ये बोल सकते हो ना ये वाली बात कि जिसकी 20 सेंटीमीटर हाइट है, लेंथ है, और 40 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो जहां पे आप ये रेशियो निकाल सकते हो ना बीच के अंदर, वो आपका कहा जाता है रेशियो स्केल के अंदर, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये वाली चीजें थोड़ा सा ध्यान रखोगे जब एग्जाम्पल में ऐसी चीज आए ना कि कहाँ होता है। अब आपका जो चीजें आती है यहाँ पे, जब हम यहाँ बात करते हैं ना, एक चीज और आपको ये वाली आती है कि यहाँ पे जब बात करते हैं इन सारी चीजों का, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ये चीज तो आ गई कि रेशियो कहाँ होगा, ओरिजिन और वो, अर्थमेटिक ऑपरेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आपके ऑपरेशंस होते हैं ना, तो कौन से के अंदर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ पे ले सकते हो,
एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या नॉमिनल स्केल में आप एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज हो सकता है? यस या नो? हो सकता है। हो सकता है। मेल हम फीमेल ढूंढते के ही हैं अंदर ना। माइनस प्लस कर सकते हो, हम कर गेस तो सकते हो मेल या फीमेल का? नो मैम। नहीं मैम। नहीं ना, ठीक है। नहीं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बेसिकली है वो आपका सिर्फ इंटरवल और इंटरवल। रेशियो में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होता है, अगर हम एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता है क्या यहाँ पे इंटरवल में? मैंने आपको क्या बोला, रेशियो लेना जरूरी है। इंटरवल के अंदर रेशियो हम नहीं ले सकते ना, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं यूज कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। इक्वालिटी जैसे अब ये है, जेंडर इक्वल है कि नहीं है, ये यहाँ पे यूज हो सकता है, राइट। ये वाली चीज ये सब में हो सकता है। इक्वालिटी आप सब में बता सकते हो इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे आपका ग्रेटर देन और लेस देन का ऑपरेशन है वो यूज हो सकता है। इक्वालिटी और ये तो होगा ही होगा। यहाँ पे बेसिकली इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी यूज हो सकता है। यहाँ पे ये सारे होंगे, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू, फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे सब हो जाएंगे। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन नॉमिनल में से अब इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू यूज हो सकता है। गॉट इट? ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपके अलग अलग है। आप लोगों को याद है ना, यहाँ पे हम लोग अब आपके आते हैं, आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मोड का क्या, मैम मोड हर जगह यूज हो सकता है? मोड जब निकालते हैं तो नॉमिनल स्केल के जो एग्जांपल्स हैं वहां मोड यूज हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? मोड, मोड होता क्या है? मोड आप कैसे निकालते हो? मैम मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी चीज की। यस, तो आप मतलब इसका मतलब है, आप ये काउंट कर सकते हो कि जेंडर के अंदर जैसे मैंने किया, फीमेल मेल फीमेल वाली बात है, तो मेल फीमेल में आप ये वाली चीज कर सकते हो ना कि ओवरऑल कितना आपका मोड का, आप ये बोल सकते हो कि इतनी फीमेल्स हैं तो मोड फीमेल का आ रहा है या मोड मेल का आ रहा है, आप ये लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे मोड पॉसिबल है। क्या मीडियन पॉसिबल है नॉमिनल स्केल में? मीडियन में क्या होता है, आप बीच की वैल्यू निकालते हो, तो क्या आप मोड में आप मतलब नॉमिनल में छोटा बड़ा लिख सकते हो कुछ, ये छोटा है कि ये बड़ा है? नहीं ना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, मीडियन सिर्फ यहाँ यूज होता है, मोड यूज होगा विथ मीडियन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं पता, बट मीडियन में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का थोड़ी देख रहे होते हैं, हम बस ये देखते हैं ना कि कौन सा मिड वैल्यू है, तो छोटा बड़ा बस वो देख रहे होते हैं कि कौन सी ये ले रहे होते हैं, तो हम ये ऑर्डर रैंक तो लिख सकते हैं ना ऐसे छोटा बड़ा, तो इसका मतलब मीडियन यहाँ यूज हो सकता है। फिर क्या मीन यूज हो सकता है ऑर्डिनल में? मीन में क्या होता है, आप प्रॉपर डिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देते हो, राइट। तो वो यहाँ पे आपका इंटरवल में हो सकता है, मीन, रेंज, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपका इंटरवल में यूज हो जाएगा। फिर आपका रेशियो आता है। रेशियो में क्या है आपका, क्या यहाँ पे आपका यहाँ पे जीएम आपको याद है, हमने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाले थे, क्या वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्या? यस मैम। इंटरवल में क्या आप ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या होता है, रेशियो ही तो चल रहा होता है, तो रेशियो थोड़ी निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो रेशियो, यहाँ पे क्या होता है आपको, क्या हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते ना, तो आपका जीएम और एचएम आपके सिर्फ यहाँ होंगे, आप और किसी में जीएम एचएम नहीं निकाल सकते। गॉट इट एवरीवन? जीएम का फॉर्मूला ऐसे ही तो होता है, एक्स की पावर एन वाला। तो यहाँ रेशियो की बात हो रही है ना, मल्टीप्लीकेशन, और मैंने क्या बोला, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिर्फ यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे जब जीएम मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता तो जीएम और एचएम कैसे निकालोगे? चीज समझ में आ गई? Yes.
ये आपका स्केलिंग टेक्निक्स का चैप्टर, स्केलिंग ये आपका क्या है, मेजरमेंट्स का है कि क्या कैसे मेजरमेंट्स होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये वाली सारी चीजें। अब आपका जो नेक्स्ट है दैट इज स्केलिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप स्केलिंग टेक्निक्स को ना कैटेगराइज कर पाते हो। तो क्या आप उन टेक्निक्स में दो टाइप की होती है, पहली कंपैरेटिव स्केलिंग, सेकंड इज नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक। ठीक है, अब जैसे वर्ड आ रहा है ना कंपैरेटिव स्केलिंग, उसी का जैसे देखो स्केलिंग टेक्निक्स है, स्केलिंग टेक्निक में दो टाइप की हो गई, कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। अब एज कंपैरेटिव वर्ड आ रहा है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? मैन कि जैसे हम स्केलिंग के समय जब हम किसी किसी के साथ किसी को मतलब किसी स्केलिंग के साथ किसी स्केलिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। स्केल है, हाँ, दो चीजों को या तीन मल्टीपल चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो तो वो स्केलिंग Yes. टेक्निक्स का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है ना कि बेसिकली आप ये करते हो कि कैसे आपको आप अपने फैक्ट्स या परसेप्शन को कैसे उन दोनों के बीच में आप सॉर्ट कर रहे हो। तो जैसे पहला है कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक, तो वहां पे आपके तीन चार टाइप के होते हैं। पहला पेयर, सेकंड रैंक ऑर्डर, थर्ड कांस्टेंट सम, एक और होता है यहाँ पे क्यू सॉर्ट करके होता है, तो यहाँ पे इसके अंदर है नहीं, बट विल डिस्कस दैट, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते। ये तीन है आपके जो आपको बहुत याद रखने हैं। नॉन कंपैरेटिव में कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, फिर यहाँ पे अब क्या होता है, एक तो होता है कंटिन्यूअस और ये होता है आइटमाइज्ड। आइटमाइज कंटिन्यूअस में क्या होता है, आपकी नंबरिंग होती है, ये आपका आइटमाइज कर देते हो, लिकर्ट जैसे होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसमें तीन टाइप के होते हैं, कौन सा, लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड स्टेपल स्केल, ये आपके बेसिकली इतने टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, कंपैरेटिव। तो जैसे कंपैरेटिव की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? तो यहाँ पे कंपैरेटिव में जब हम बात कर रहे हैं तो एज डायरेक्टली कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पे आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो। वहां पे क्या है कि आपको ना जो भी आप मेथड यहाँ पे जो यूज होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, आप उनको प्रॉपर चॉइस देते हो कि आइदर दिस और दिस, मतलब आपको वो होगा कि इनके एक्सप्लिट आपको चॉइस देंगे और आपको प्रेफरेंस और जजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्या है, पेयर्ड कंपैरिजन। एज द वर्ड इज कमिंग पेयर, पेयर का क्या मतलब है, दो चीजों का, दो जनों का है। तो यहाँ पे क्या है, रिस्पोंडेंट कंपेयर करता है दो आइटम, एक टाइम पे दो आइटम को कंपेयर करेगा, एक टाइम पे दो ही आइटम को कंपेयर कर सकता है ईच, तो वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि बहुत सारे जब आपके ऐसे होता है ना कि मल्टीपल आइटम्स नहीं है, तब आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको 15 ऑब्जेक्ट दिए, उनके अंदर बोला दो या तो वेजिटेबल है या फिर फ्रूट्स है, ठीक है, उसके अंदर डिवाइड करो, तो आप कंपेयर कर सकते हो ना उन फीचर्स को, खाना बनेगा कि किस हिसाब से उसको कच्चा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, कि शुड कैन वी मेक देम और नॉट। तो वो जब ऐसे कंपेयर करने लगते हो आइटम्स को, तो वो उनकी वो क्या होने लगती है, ऐसे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या स्मॉल नंबर्स के लिए यूज होता है, तो वो क्या हो जाता है, पेयर कंपैरिजन। आई होप एवरीवन गॉट इट। ठीक है, फिर आता है आपका रैंक ऑर्डर। अब जैसे मैंने आपको बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंक ऑर्डर, तो रैंक ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे एक चीज आता है ना, रैंक ऑर्डर ये ना आपकी नॉन मेट्रिक क्या होती है कंपैरिजन टेक्निक, नॉन मेट्रिक स्केलिंग, इसको एक वर्ड होता है। कंपैरेटिव स्केलिंग को हम चॉइस को एक और क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉन मेट्रिक स्केलिंग। तो यहाँ पे एज इसी चीज के कारण क्या है कि आपका ना, आप बस उनको रैंक या उसके अंदर आप नहीं कर रहे हो, कंपेयरिंग जो डेटा है ना ऑर्डिनल और रैंक के अकॉर्डिंग आप यूज कर रहे हो, कोई रेशियो या वैसे आपका कुछ यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपको ऑर्डर रैंक वाला जो आपका है ना एट्रीब्यूट, वो यूज होता है कि उनके ऑर्डर या नॉमिनल जो वाली चीज है कि ऑर्डर वाला स्केल है वो यूज होता है। तो यहाँ पे ना डिफरेंट लैपटॉप्स का हो गया, डिफरेंट टीवी का आपका ब्रांड हो गया, तो आप उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, उनमें छोटा है बड़ा है, स्केलिंग टेक्निक्स को ब्रांड को आप कर पाओगे रैंक ऑर्डर। ठीक है, तो वो वहां पे इसलिए नॉन मैट्रिक होती है ये। अब यहाँ पे आपका क्या है, जैसे पहला आपका हमने किया, इसके अंदर क्या है, पेयर्ड का आपको समझ आ गया सबको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेयर। ठीक है, Yes. तो यहाँ पे आप जितने भी पॉसिबल पेयर्स आप ले सकते हो कि दो के बीच में, जैसे अब मेरा है क्या, तीन आपके है, पहला है मेरा लैपटॉप का लाइक लिनोवो का लैपटॉप है, सेकंड आपका asus का है, थर्ड आपका डेल का है। ठीक है,
तो पहला आपका एक ऑब्जेक्ट आपने क्या किया, पहले आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, फिर आपने इन दोनों को कंपेयर किया, फिर आपने इन दोनों को कंपेयर किया, तो आपके पास टोटल कंपेयरिंग के पेयर्स कितने बन रहे हैं? ये वाली चीज याद है आपको? हम लोग आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, तो आपके पास कितने यहाँ पे आपके बनेंगे कितने पेयर कंपैरिजन होंगे? इतने। क्यों? ये मैंने आपको पहले भी, हमारी एक टेक्निक होती है कि मतलब ये आपका नॉर्मल है कि उसके अंदर होता है कि कैसे आप इतने कितने निकाल सकते हो। ये वाली चीज आपने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के अंदर पढ़ी होगी, बट उस समय है। तो ये 2/2, तो आपके टोटल 3 पेयर बन सकते हैं। 3 अगर आपके ऑब्जेक्ट है तो 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना होगा 1, 2 और 3। तो आपको टोटल कितने कंपैरिजन करने होंगे, ठीक है। एक बॉक्स का फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल बननी स्टार्ट होती है। जैसे इसके अंदर देखो 3 आपके पेयर बन रहे हैं, ए बी सी वाला प्रोडक्ट है ना, तो पहले ए और बी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में, फिर सी और ए के बीच में। तो यहाँ पे आपके सारे कंपैरिजन गॉट इट। फिर आपका जो आता है दैट इज रैंक ऑर्डर। अब रैंक ऑर्डर का क्या मतलब है? रैंक ऑर्डर जैसे वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आपके मल्टीपल आइटम्स को आप एक साथ कंपेयर कर सकते हो। पेयर्ड में क्या था, आप एक टाइम पे 2 ही आइटम्स को कंपेयर कर पाओगे, बट रैंक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसका भी ऑर्डिनल नेचर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे ए बी सी का, जैसे मैंने अलग अलग ले रही थी, मैं सीधा भी तो कर सकती थी, ए बी सी को एक साथ में कंपेयर कर लूं, ठीक है। 15 आइटम है, मैंने 15 को एक साथ कंपेयर कर लिया। तो जब ये वाली चीज आएगी ना कि इसके अंदर क्या है, एक साथ है, कि जैसे मैंने क्या बोला, एबीसी आइटम है, तो इसके है कि इसका बैटरी कितनी चल रही है, स्क्रीन कैसा है, ठीक है। तो एबीसी को एक साथ लेके चल रही हूँ। उस वहां पे क्या होता है कि जब ग्रुप में बात करते हैं ना, ए और बी की पहले बात हो रही है, एक आपका यहाँ पे प्राइस का बना, या फिर आपका बैटरी बना, स्क्रीन बना, फिर आपने क्या किया, ए और बी, पहले ए और बी के बीच में कंपेरिजन किया, फिर बी और सी का अलग से टेबल बनाई, फिर ए और सी की अलग से टेबल बनाई। बट रैंक में आप एक साथ इन सबको डिस्क्राइब कर सकते हो। आई होप एवरीवन गॉट इट। सेकंड रैंकिंग का वो वाला चीज है, ठीक है। फिर आपका जैसे मैंने एक यहाँ पे वर्ड बोला, आपका एक और चीज थी क्यू सॉर्ट, वो यहाँ पे इसके अंदर है नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या करते हो, रेंज देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। कि रेंज कैसे, कि मैंने बोला कि एग्जाम्पल अगर हम ले, तो जैसे मैंने नॉर्मली आपकी चीज हुई कि क्यू सॉर्ट में क्या है, आप ऑब्जेक्ट्स को प्री डिटरमाइंड सेट्स देते हो कि आप 1 से 10 के बीच में इसको रैंक होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट का है कि फिर 10 से 20 में देना चाहोगे नंबरिंग, या 20 से 30 के बीच में आप अपनी नंबरिंग देना। जब आपको ऐसी रेंजेस देना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आप क्यू शॉर्ट, ये वाली जो रैंकिंग होती है उनको क्या बोलते हैं, क्यू शॉर्ट रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ना मोस्टली होता है क्या है कि आपको कस्टमर्स का, जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ, कस्टमर्स के आपका सेटिस्फिकेशन के आपको बताना है, ठीक है। आप उनके पास क्या है, आपके पास 10 सेट्स है अलग अलग, ठीक है। उस रेंज में क्या है कि अब आपका क्या है, रेंजिंग जैसे सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड वाला है ना, कि जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, मोस्टली हाईली एग्रीड कस्टमर है, राइट साइड मोस्टली डिसएग्री, हाईली डिसएग्री कस्टमर है, ठीक है। तो ऐसे रैंकिंग जा रही, तो आप उनका सेट बना रहे हो। 10 से 20 का मतलब है कि भाई बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड है, 90 to 100 का मतलब है वेरी सेटिस्फाइड। तो आपका इसके अंदर आप उनको पुट करने वाले हो कि ये कस्टमर इस रेंज के अंदर है। तो जब ऐसी सॉर्टिंग या रेंजेस आने लगते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, क्यू सॉर्ट। आई होप एवरीवन गॉट इट, ठीक है। फिर आपका आता है कांस्टेंट सम। अब कांस्टेंट सम का क्या मतलब है, कांस्टेंट सम में यहाँ पे क्या आता है कि कांस्टेंट सम में ना आपको, जैसे मैंने बोला 100 आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, ठीक है। आपके 5 आइटम्स है, आपके 5 ब्रांड्स है, क्लोथ्स हैं, ठीक है। ब्रांड्स के अलग अलग मिलते हैं, मैंने अलग अलग क्लोथिंग है, HRX हो गया, नाइकी हो गया, वट एवर 5 टाइप के आपके ब्रांड्स है। मैंने आपको बोला 100 पॉइंट्स है, ठीक है। आप इन 100 पॉइंट्स में इनके अंदर 5 में डिवाइड कर दो, तो हो सकता है आप ब्रांड ए को 20 दो, हो सकता है ब्रांड ए को 60 दे दो, ठीक है। बट जब आप इन सबको 5 को 10, ठीक है, फिर 20, फिर 10, ये ज्यादा हो गया ना, लाइक ऐसे करोगे, 0 दे दिया, तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, ऐसे, ठीक है। ओवरऑल अब यहाँ पे भी आपने 0 दिया, तो ओवरऑल जो आपका 5 का सम आएगा वो कितना आएगा, 100। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जब ये वाली चीज आती है ना,
तो कांस्टेंट सब में सम जितना होगा सारे पॉइंट्स का वो मिला के 100 होगा, ठीक है, या फिर जो भी आपने पॉइंट डिसाइड कर रखा है। तो एज फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स रिस्पोंडेंट एलोकेट करते हैं, उसके अंदर आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपने क्या करते हो, उसको पॉइंट्स दे देते हो। कांस्टेंट सबको समझ आया? यस तो यहाँ तक हमने नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग पढ़ा। किसी को कोई भी डाउट है कि कैसे स्केलिंग का, प्लीज लेट मी नो। मैम। यस मैम एक बार रैंक ऑर्डर बता दीजिए दोबारा से। रैंक ऑर्डर में क्या होता है, जैसे रैंक ऑर्डर में क्या होता है आपका, बेसिकली हम यही होता है। पेयर्ड में क्या होता है, आप सिर्फ एक आइटम को, कोई आपके पास इवन अगर आपके पास 10 आइटम है, ठीक है, बट आप yes. एक टाइम पे 2 ही आइटम को कर सकते हो, ए और बी, ठीक है। ये पेयर्ड है। रैंक ऑर्डर में ए बी सी डी जो आपके पूरे 10 आइटम है एक साथ उनको कंपेयर कर सकते हो, यस ठीक है। जैसे आपके ना एसओएल में एक एग्जांपल है, अगर मैं उसके Yes. अकॉर्डिंग बताऊं, ठीक है। तो जैसे आपका पहला क्या है, आपका फर्स्ट वाला आपका कौन सा ऑर्डर था, हमने जो फर्स्ट किया, विच वन वाज Paired. दैट, पेयर्ड, ठीक है। Paired. आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास ब्रांड है मोबाइल का सैमसंग, यस ठीक है, ओप्पो, एक और कोई ब्रांड बताओ, मैम एप्पल, वन पे किया एप्पल। जैसे 4 आइटम है, ठीक है। यस अब जब पेयर्ड की बात करते हैं तो क्या होगा, हम लोग एक टाइम पे एक ही चीज की बात कर पाएंगे, ठीक है। कि जैसे मैंने बोला इसमें क्या होगा, आपके पास आपने अलग अलग ऐसे वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, एप्पल, Yes. इनके 4 का कर लिया। अब मैंने यहाँ पे भी आपका पेयर्ड कंपैरिजन में वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो और एप्पल, तो आप एक टाइम पे सैमसंग, इसमें तो ये वाली चीजें तो होंगी नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही कंपेयर कर रहे हो ना। तो वन प्लस और सैमसंग में आपने किया तो आपके आप एक कंपैरिजन ये होगा, ठीक है। Yes. वन प्लस और ओप्पो का एक हो सकता है, ये Yes. हो सकता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 2 टाइम्स आपने वन प्लस, और जब सैमसंग की बात हो रही थी तो आपने वन प्लस कितनी बार प्रेफर किया, 3 बार, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि सैमसंग और ओप्पो की बात थी, ये यहाँ पे सैमसंग, और यहाँ पे आपने सैमसंग नहीं प्रेफर किया, वन प्लस के बीच में आपने वन प्लस सबने प्रेफर कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ, आपने 0, आपने एप्पल, तो यहाँ पे आप देखो सैमसंग है, सैमसंग और सैमसंग और ओप्पो में आपने क्या किया कि इन दोनों में अगर आपको ऑप्शन दे रहा है तो आप कह रहे हो कि मैं सैमसंग प्रेफर करती हूँ, सैमसंग और Yes. एप्पल में कोई प्रेफर दे रहा है तो आपका है कि मैं एप्पल प्रेफर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको टोटल इन तीनों में कितना कंपैरिजन हो रहा है, 1, कि आपने Yes. 2 बार सैमसंग को, 1 बार सैमसंग को प्रेफर किया। ओप्पो को कितनी बार हुआ, सैमसंग और ओप्पो और वन प्लस की बात हो रही थी तो आपने क्या किया था, वन प्लस को लिया था, तो यहाँ पे भी नहीं है। Yes. सैमसंग और ओप्पो के अंदर भी आपने नहीं लिया, एप्पल और ओप्पो में भी आपने नहीं लिया, तो ये कितना हुआ, ओप्पो लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं इतनी एक नहीं। बार भी। यहाँ पे एप्पल की Yes. बात हुई, वन प्लस और उसके अंदर एप्पल को प्रेफर किया, सैमसंग और एप्पल के अंदर आपने क्या किया कि एप्पल को प्रेफर किया, Yes. फिर ओप्पो और एप्पल में भी एप्पल को प्रेफर किया। तो बेसिकली वन प्लस कितनी बार अडेप्ट हुआ, 2 टाइम्स, सैमसंग Yes. 1 टाइम, ओप्पो 0 टाइम एंड एप्पल 3 टाइम। इतने Yes. लोगों ने इसके अकॉर्डिंग इतनी बार आपको हर अलग अलग प्रेफरेंसेस दिए हर कंपैरिजन में, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे एक एक कंपैरिजन होगा, बट रैंक ऑर्डर में क्या होता है कि हम एक साथ सारे के सारे कंपैरिजन आप कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो और एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस, स्क्रीन, बैकअप, तो आपने क्या किया, एक ही साथ इनको कंपैरिजन कर लिया कि वन प्लस की एक्चुअली कंपैरेटिवली अगर मैं प्राइसिंग का देखूं तो मैं मार्किंग, अगर उनको रैंकिंग ऑर्डर दूं या फिर आपको स्केल दे रहे हो तो मैं ओप्पो को 1 दे रही हूँ, सैमसंग को मैं 4 पॉइंट्स दे रही हूँ, और इसको मैं 3 दे रही हूँ, और एप्पल को मैं 2 दे रही हूँ, जस्ट इन केस, ठीक है। तो ये आपने रैंक कर दी ना एक साथ, तो आप एक साथ कंपैरिजन कर पाते हो रैंक ऑर्डर। गॉट इट एवरीवन, कि क्या Yes. मेन डिफरेंस है, ठीक है। कांस्टेंट सब में क्या होता है कि मैंने बोला आपके पास प्राइस के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल क्या है, इनके अकॉर्डिंग आपके पास 100 पॉइंट्स है, और आप Yes. बताओ कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। तो मैंने क्या बोला, ओप्पो को मैंने यहाँ पे एप्पल को 20 पॉइंट्स दिए, ठीक है।
मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैंने एप्पल को 20 पॉइंट्स दिए प्राइस में, सैमसंग को 40 दे दिए, ओप्पो को Yes. मैंने 45 दे दिए, ठीक है। फिर आपका एक और सैमसंग का जो भी है आपका फोर्थ वाला था, उसके अंदर कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो गया ना ये तो, 25 दे दिए जस्ट इन केस, ठीक है, ये मैंने 5 दे दिए। अब आपका कितना हो जाएगा, 15 सॉरी, ठीक है। तो अब आपका क्या है, आपने यहाँ पे 100 सम आ रहा है, ऐसे जब आप Yes. रैंक देते हो अपनी प्रेफर के अकॉर्डिंग मार्किंग, बट उसका फाइनल सम 100 आना चाहिए, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट सम। Constant. आई होप Okay. एवरीवन गॉट इट। Yes, ma'am. Fine. Fine. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? यस। मैं ये कहना चाहती हूँ, इस सम में जो है ऑल ओवर 100 ही आना चाहिए। हाँ, आपको वही है कि जो आप पॉइंटिंग दोगे ना, वो 100 ओवरऑल फाइनल सम आपका 100 आएगा। नहीं, हर बार ऐसा नहीं है कि आप, मैंने बस अपनी प्रेफरेंस से 100 दे दिया, हो सकता है मैंने आपको बोला 10 पॉइंट्स ओवरऑल सम आना चाहिए, तो हो सकता है आपने एक को 2 दिया, एक को 4 दिया, एक को 3 दिया, दूसरे को 2 दे दिया, समझ, या 1 दे दिया। तो वो आपके ऊपर है कि आप फाइनल सम कितना चाहते हो, ठीक है। 100 फाइनल सम जरूरी नहीं है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, आपका अपने Yes. अकॉर्डिंग है वो, Okay, Got it? ma'am. Fine. बट वो फाइनल सम आपने क्या डिसाइड किया, वो होना चाहिए उनमें डिवाइडेड वाला, Yes. ठीक है। Yes, ma'am. मैम आपने एक कंपैरेटिव में ये पेयर्ड का बोला था, पेयर्ड कंपैरिजन स्केलिंग में नॉन मैट्रिक हाँ। स्केलिंग, मैम ये नॉन मैट्रिक हाँ। स्केलिंग कैसे होगा? बिकॉज अगर लेट्स सपोज कि अगर कंपैरिजन मेरे में क्या होगा, कंपैरेटिव ऑर्डर, मैंने सिर्फ पेयर्ड भी नहीं बोला था, कंपैरेटिव जब पूरी करते हो ना, वो उसको नॉर्मली बोला जाता है कि वो नॉन मैट्रिक स्केलिंग है। क्यों? क्योंकि आप जब प्रेफरेंस दे रहे हो, अब जैसे मैंने नॉर्मल बोला, रैंकिंग करी, ठीक है, कि मैं सैमसंग प्रेफर, पेयर्ड में बात करते हैं, सैमसंग प्रेफर कर रही हूँ कि वन प्लस प्रेफर कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप मेट्रिक नहीं दे रहे हो कि कितने से प्रेफर कर रहे हो। आई यू Okay. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। बट अगर हमने सिमिलरली, अगर 2 पेयर्ड है मैम, हमारे पास हमने टोटल 4 ब्रांड लिए हैं और हमने उनका पेयरिंग करी है, तो वहां पे तो मैं मैट्रिक्स हो रही है ना फिर। मैट्रिक आपका यहाँ पे स्केलिंग के रिलेटेड है कि आप जब एप्पल और सैमसंग के बीच में कंपेयर कर रहे हो दो, ठीक है, मैट्रिक यहाँ पे वो है, तो उन दोनों के बीच में जब मैंने बोला कि मैं सैमसंग प्रेफर करती हूँ, ठीक है, किसी और आपने भी बोला आप सैमसंग प्रेफर करते हो, बट आपके रीजंस कुछ और हो सकते हैं, मेरे रीजंस कुछ और हो सकते हैं, प्रेफरेंस दोनों की सेम है। तो मैट्रिक वहां पे बात आ रही है कि मैट्रिक्स उसके अकॉर्डिंग है कि जो अंदर की नंबरिंग है ना, वहां पे क्या है, तो जो हमने ऑर्डिनल नॉमिनल पढ़ा है ना, तो यहाँ पे इंटरवल स्केल नहीं यूज होता था, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर स्केल यूज होते हैं कि कौन सा मैं ज्यादा प्रेफर अच्छा है कि कौन सा बुरा है, डिस्टेंस नहीं माप सकती मैं। इवन जैसे मैंने आपको बोला कि 100 का कांस्टेंट सम है, आप इतने नंबरिंग दो, वहां पे भी किसी का 25 अलग हो सकता है, अलग दिमाग में पॉइंट होगा, मेरा 20 अलग हो सकता है, समझ रहे हो। तो वहां पे इसलिए मैट्रिक्स की बात आती है, तो कंपेयर करते हो, बट ऑर्डिनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटरवल डिस्टेंस की यहाँ बात नहीं आती, इसलिए वो मैट्रिक स्केल, नॉन मैट्रिक स्केल बोलते हैं उसको। ओके, गॉट इट। पूरे कंपैरेटिव स्केलिंग को ही नॉन मैट्रिक स्केलिंग बोलते हैं, सिर्फ पेयर्ड को नहीं, पूरे को ही, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रैंकिंग ऑर्डर की बात आ रही है, कंपेयर कर रहे हो आप 2 चीजों को या 3 चीजों को, आप उनके मार्किंग देके बात नहीं हो रही है एग्जैक्टली, ठीक है, 100% मार्किंग नहीं हो पाएगी, डिस्टेंस इक्वल नहीं है उनके बीच के अंदर, ठीक है, कि मैंने सैमसंग लिया या फिर जैसे प्राइसिंग बोला, किसी ने 20 पॉइंट्स दिए हैं, किसी ने 30 दिए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है ना 20 और 30 के बीच में डिस्टेंस सेम हो, बस हमें ये पता है 20 छोटा है 30 बड़ा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी सेकंड जो आपका है ना ऑर्डिनल स्केल, वो काम आ रहा है, ना कि आपका ओवरऑल ये वाली चीज। गॉट इट? अभी वाली क्यों नॉन मैट्रिक बोला, समझ आ गया? यस मैम। श्योर? पक्का ना सबको? नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, इट्स फाइन, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट कि क्यों है, क्योंकि चीजें यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए ना, लिख नहीं पाओगे। क्या बोले? हाँ मैम, एक बार फिर से डिस्कस कर। ओके, जैसे होता क्या है, जैसे हमारा, आपको ऑर्डिनल और इंटरवल वाली चीज समझ आई जो हमने स्केलिंग करी थी, जो हमने ऊपर स्केल्स पढ़े हैं ना, ये वाले, ये आपको इसमें और इसमें डिफरेंस समझ आया था ऑर्डिनल और इंटरवल में? यस या नो? ऑर्डिनल रैंकिंग, यस मैम।
ठीक है। इंटरवल में क्या है, जैसे मैंने क्या बोला, आपका 20 और 30 के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। या फिर जैसे मैंने बोला टेम्परेचर की बात हम कर रहे थे, 20 और 30 का जो डिस्टेंस है 30 और 40 के बीच में सेम रहेगा, राइट। ऑर्डिनल में होता है क्या है, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि 20 और 30 बड़ा छोटा है, ये नहीं है कि 20-30 के बीच में डिस्टेंस है वही 30-40 के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा, ये श्योरिटी में नहीं है। तो यही चीज हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैंने प्राइस का जो है, ओप्पो का जो प्राइस था, ठीक है, या सैमसंग का जो प्राइस है, उसमें क्या किया, ओप्पो के प्राइस को 20 मार्क्स दिए, सैमसंग के 40 दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि इनके बीच के अंदर प्राइस का इक्वालिटी में चल रहा है कि 40 और 30 20 ही है। या फिर मैंने जैसे एक को दिया कि एप्पल था, उसको मैंने 10 पॉइंट्स दिए, और दूसरा एक और क्या था, मतलब ऐसे जो भी आप ले रहे हो एक और ब्रांड है, उसको मैंने 30 दिए। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि जो 20 और 30 के बीच का जो डिस्टेंस मैं यहाँ पे अपने दिमाग में लेके चल रही हूँ मार्किंग देते समय, वो सेम होगा कंपैरेटिवली 10 और 30 के। प्राइसिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। ये जो 20 का डिस्टेंस है मैंने जो दिया आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि अगर ओप्पो जैसे एप्पल आपका 1 लाख का है, ठीक है, सैमसंग आपका कितना है लाइक 80,000 का है, तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस 20,000 है। बट वेयर जब आप इन दोनों को चीजों के बीच में लिख रहे हो तो आपका डिस्टेंस तो 30 है ना, तो एग्जैक्ट आप डिस्टेंस थोड़ी कैलकुलेट कर पा रहे हो कि कितना है, आपने बस अपनी प्रेफरेंस दे दी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस आप इक्वली नहीं कर सकते। तो दो कंपैरिजन जो हो रहा है बस ये बता सकते हैं कि 20 छोटा है 40 से, ठीक है, या फिर 10 छोटा है 20 से, बट इक्वल डिस्टेंस नहीं आ रही ना इनके बीच में। ये वाली बात समझ में आई? इसलिए Yes, यहाँ पे ma'am. क्या है, मैट्रिक स्केल नॉन मैट्रिक स्केल है। क्यों हम सिर्फ ऑर्डिनल रैंकिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आप इंटरवल की बात नहीं करते हो कि इनके बीच में कोई डिस्टेंस की हम बात नहीं कर पा रहे। समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम पक्का? मुझे ये, हाँ मैम, मुझे एक्चुअली अभी कंफ्यूजन हो रही, मुझे पहले लगा था कि जो कंपैरेटिव स्केल होता है उसका दूसरा नाम नॉन मैट्रिक स्केल भी होता है, बट ये जो नॉन मैट्रिक स्केल है ये सिर्फ रैंकिंग में आता है, ऐसा है? नहीं नहीं, कंपैरेटिव स्केल को ही पूरे को बोलते हैं नॉन नॉन मैट्रिक मैट्रिक। स्केल। हाँ, ठीक है, थैंक इसी यू। को पूरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो चारों हमने करा है ना, क्यू सॉर्ट हो गया, पेयर्ड, और इनमें कहीं पे भी इंटरवल यूज नहीं होगा, ठीक है। इवन आप 100 कांस्टेंट सम में भी कह रहे हो, मेरा 100 कांस्टेंट सम का हो सकता है कुछ और हो, इवन हमारी नंबरिंग कुछ सेम है तो भी। जैसे आपने भी उसको क्या दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, 40 दे दिया एंड 30 दे दिया, ठीक है। मैंने भी 10 दे दिया, 20 दे दिया, 40 दे दिया एंड 30 दे दिया, गॉट इट। बट मैंने जो 10 सोच के दिया है और आपने जो 10 सोच के दिया, डिफरेंस हो सकता है ना। यस सिमिलरली 10 और 20 के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा कंपैरेटिवली 10 और 20 का जो मैंने दिया होगा। समझ रहे हो? इवन आप ही के स्केल में आपने जो 10 और 20 बीच में दिया है वो सेम नहीं होगा 40 और 30 के बीच में। समझ रहे हो व्हाट माय पॉइंट हियर इज? अब समझ आ गया डिस्टेंस वाली बात? यस मैम, थैंक यू। कैन वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन? यस मैम। ठीक है। अब क्या आता है आपका नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है नॉन कंपैरेटिव, हम लोग वर्ड बोल रहे हैं, तो नॉन कंपैरेटिव के अंदर क्या है, मैट्रिक, यहाँ पे आपका वर्ड आएगा, ठीक है, मैट्रिक स्केलिंग, ये एक और बोलते हैं मोनोडिक स्केलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, आप एक, यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर, क्यों, क्योंकि नॉन कंपैरेटिव में आप एक ही आइटम के ऊपर काम कर रहे हो, आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हो बीच के अंदर, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करोगे, एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट पेयर कर पा रहे थे ना, यहाँ पे आपका ऐसा है कि नॉन में इवैल्यूएट ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी डायरेक्ट कंपैरिजन टू अदर आइटम्स, इसीलिए इनको मतलब मोनोडिक स्केल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही डेटा पे काम हो सकता है, ठीक है। ये वाली चीज सबको समझ आई? अब यहाँ पे कैसे है कि जैसे मैंने बोला कि जैसे वहां पे था कि सैमसंग और ओप्पो के बीच में, यहाँ पे क्या होगा कि आप सैमसंग को रैंकिंग दो, आप एक टाइम पे एक ही चीज पे बात कर सकते हो,
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है उसका, अब मैंने बोला सैमसंग की प्राइस पे बात करो, अब आप क्या है प्राइस के ऊपर आपने उसकी बात करनी स्टार्ट करी, कंपेयर नहीं कर रहे किसी और से आप, उसी के अंदर मैंने करा कि कोई कस्टमर बोल रहा है अच्छा प्राइस है, कोई कस्टमर बोल रहा है इट्स गुड प्राइस बैड प्राइस, या बोल रहा है कि आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द प्राइस। ठीक है, तो आप प्राइस के ऊपर एक ही आइटम के ऊपर बात कर रहे हो एक टाइम पे, आप किसी को कंपेयर नहीं लेके चल रहे हो। Got it? ठीक है, इसके अंदर अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका, ये होते हैं आपके आइटमाइज टेक्निक्स, ये होता है आपका नॉन आइटमाइज जो हम लोग बोलते हैं। तो आइटमाइज जैसे कंटिन्यूअस सेल, आइटमाइज का क्या मतलब होता है, आप उनको क्या नाम दे सकते हो, आइटम्स में ला सकते हो, लिस्ट बना सकते हो ना इनकी। आइटमाइजेशन पता है ना आप लोगों को क्या होता है? यस या नो बोल दो, आइटमाइजेशन का मतलब। यस जो आपने बोला तो यही लग रहा है कि नेमिंग कर सकते हैं। हाँ बस लिस्टिंग कर सकते हो ना, आइटमाइज का मतलब आप लिस्ट कर सकते हो बेसिकली आप उनको, तो आप उनको ना, तो यहाँ पे क्या है इसलिए बोलते हैं कि आप नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन हर एक कैटेगरी को कुछ ना कुछ स्केलिंग का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपनी कैटेगरी से। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहला जो आपका यूज होता है विच इज आपका लिकर्ट स्केल। तो लिकर्ट स्केल में कैसे, यहाँ पे क्या है कि आप लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की बात करते हो, या फिर ऑन अ सिमेट्रिकल स्केल। तो यहाँ पे आपका क्या चीज आ जाएगा कि आप लेवल ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि देखो स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, तो आपका एक तरफ जा रहा है ना कि आपने इसको पॉइंट्स दे दिए, ऐसे आपने 5 पॉइंट बना दिए, एक स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, फिर एग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जब लिकर्ट स्केल की बात आती है ना, आप उनका लेवल ऑफ, कब लिकर्ट स्केल यूज कब होता है, जब आप अपना लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की स्टेटमेंट बात करने स्टार्ट करते हो ना, पार्टिसिपेंट बता पाता है कि मैं कितना एग्रीड हूँ इस पॉइंट पे या कितना इन एग्रीड नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम इनको लेते हैं ना लिकर्ट स्केल में मोस्टली अज्यूम करके चलते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। गॉट इट? लिकर्ट स्केल में हम अज्यूम करके चलेंगे कि इनके बीच में हो सकता है कि डिस्टेंस सेम हो, बहुत सारी जगह पे डिस्टेंस सेम नहीं होता, बट कुछ जगह अज्यूम ऑलरेडी करके चलते हैं कि डिस्टेंस सेम है। आई होप एवरीवन गॉट इट। लिकर्ट स्केल सबको कुछ समझ आया है थोड़ा बहुत? यहाँ पे मोस्टली इसका यूज है लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी बैंकिंग सर्विस या फिर अपनी कस्टमर सर्विस से कितनी एग्री में हूँ, तो आपको 5 ऑप्शन दिए, आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं, सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं हूँ। तो वहां पे सेटिस्फाइड में क्या हुआ कि मैंने बोला कि मैं डिसएग्री हूँ, तो स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ ना, तो लिकर्ट स्केल से इसी में नहीं, आप ऐसे भी दे सकते हो 5, लाइक 1 2 3 4 5। तो 5 का रेटिंग का क्या मतलब, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट, 1 का मतलब आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट। गॉट इट? तो इनके बीच का डिस्टेंस हम इक्वल लेके चलते हैं यहाँ पे। लिकर्ट स्केल सबको समझ आ गया? यहाँ पे आप वर्ड दे सकते हो, आप नंबरिंग दे सकते हो, दैट इट इज फाइन। गॉट इट एवरीवन? लिकर्ट स्केल सबको ठीक है। फिर आता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल। मैम Semantic ये differential- जो लिकेट्स के आपने बोला इसका मतलब बेसिकली मीनिंग क्या हुआ, मतलब किस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए यूज किया जाता है ये? जब आप एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है ना कि आप कितना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री है कि डिसएग्री है, तो ज्यादातर लिकर्ट स्केल वहां यूज होता है। ओके मैम, ओके। ठीक है, जैसे 1 2 3 रैंकिंग में भी हम बोल सकते हैं कि 5 रैंकिंग है, तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ ना कि अच्छा ये कस्टमर बहुत खुश है। ठीक है, 1 रैंकिंग है तो इज नॉट इज वेरी डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट कितना आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री है कि नहीं है उस क्वेश्चन। बैंक के अलावा और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? क्या? बैंक के अलावा और कौन से एग्जाम हो सकते हैं एग्जांपल? जैसे मैंने नॉर्मल बोला, बैंक कस्टमर का हो गया ना, आपकी रेटिंग होती है रियल लाइफ की, आपकी जो स्केलिंग जो टेक्निक्स है ना, आपको ये बोला गया है कि आप कितने, आपके पास अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो होता क्या है, जब हम लोग नॉर्मली अमेजोन पे और उन पे बात करते हैं ना, आपके पास अलग अलग नहीं आते, आर यू सेटिस्फाइड विद द, हाउ मच सेटिस्फाइड आर यू विद द डिलीवरी पर्सन। ठीक है, तो वहां पे आप मैम, कितना, तो आपके पास हम 5 पॉइंट आएंगे। मैम तो रैंकिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, राइट? कि हम रैंक हाँ कर रहे हैं। रैंकिंग यहाँ पे भी हो रही है, बट कंपेयरिंग नहीं हो रही ना, आप किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे। ओके।
वहां पे आपकी रैंकिंग इसी वो वाली कि आप दो चीजों को एक साथ या तीन मल्टीपल चीजों को एक साथ लेके चल रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, और यहाँ पे आपकी प्रॉपर पता है कि एग्रीमेंट और डिसएग्री के बीच में एज्यूम करके चल रही हूँ कि इनके बीच में डिस्टेंस सेम है। वहां डिस्टेंस की बात भी नहीं हो रही थी, यहाँ पे इंटरवल या रेशियो स्केल बात होती है यहाँ। गॉट इट? मैम बट अगर कंपेयर तो एज आपने बैंक का एग्जांपल दिया जिसमें सेटिस्फाइड और मतलब अग्री और डिसअग्री हैं, तो वहां पे भी मैम तो कंपेयर हो गया ना कि अगर हमारे पास 50 कस्टमर्स हैं किस जो चीज की कंपैरिजन की बात कर रहे हो आप एक्सपीरियंस की, जैसे मैंने क्या बोला वहां पे आप ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंपेयर कर रहे थे कि 1 + 2 ऑब्जेक्ट है अलग अलग। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे उसी एग्जांपल में लूं, वहां पे आप OnePlus और सैमसंग के बीच में कंपेयर कर रहे थे तो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो वहां पे आपके मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ सैमसंग की बात करूंगी, उसमें भी सिर्फ प्राइसिंग की बात करूंगी। एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट की बात होगी यहाँ पे। कंपेयर आप उसी ऑब्जेक्ट की कर रहे हो ना, वहां पे आपको वो नहीं हो रहा। समझ में आया? ओके ओके गॉट मैम। ठीक है, ये वाली पॉइंट्स दिक्कत अब सबको समझ आ गया? मैम ये जैसे ठीक है। बैंक में अगर दो बैंक का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई HDFC, तो मतलब इसमें तो ऐसे भी हो सकता है ना कि किसी सर्विस से आप मतलब सेटिस्फाइड हो, किसकी सर्विस हाँ तो ज्यादा। आपने किसके बीच में आपने कंपैरिजन कर लिया ना, वो मैम वो तो दो दो चीजों के बैंक बीच की में कंपेयर किया ना। दो बैंक की सर्विसेज में मैं कंपैरिजन करूँ ना कि किसकी क्विक हाँ और फास्ट सर्विस है। एग्जैक्टली यस, तो आपकी क्या क्विक एंड फास्ट आपने बोल दिया, और किस चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? दो बैंक्स के। तो दो बैंक्स कंपैरेटिव के। स्टडी में आता है, कंपैरेटिव स्केलिंग में आएगा, नॉन कंपैरेटिव नहीं आएगा। वेयर जब मैं बैंक का बोलूं कि आप कितने पॉजिटिव है अपनी इस वाली ऑनलाइन सर्विस से या इस सर्विस से, तो वहां पे आप ओके एग्री है कि नहीं एग्री। गॉट इट? तो वो नॉन कंपैरेटिव है। आप उसी की बैंक को आप रेट कर रहे हो, आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो कि दूसरी आईसीआई या एसबीआई में मैं कंपेयर करके चल रही हूँ। गॉट इट? ओके मैम ओके। समझ आया दोनों में? यस मैम। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड है दैट इज सिमेंटिक डिफरेंशियल। तो जैसे वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है सिमेंटिक डिफरेंशियल में ना, आप बाइपोलर लेबल्स को डिस्क्राइब करने लगते हो, गुड बैड, स्ट्रॉन्ग वीक। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मुझे और एग्जांपल दो। स्ट्रॉन्ग वीक हो गया, हाँ मतलब हैप्पी और सैड हो गया, या फिर पीसफुल और नॉइजी हो गया। गॉट इट? तो जब आप दो ऑपोजिट चीजों को उनको कंपेयर कर रहे हो ना, बस वहां पे क्या है आपको ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ होता, जैसे ये वाला है आपको 2 पॉइंट दे दिया, रिलायबल और अनरिलायबल आपके पास पॉइंट्स बीच में है, बट आपको बस याद दे दिया कि आप ये चीज करो, कहाँ उसको पॉइंट आउट करोगे। तो एक अनरिलायबल का मतलब एकदम साइड में, रिलायबल इज वेरी आई एम हैप्पी। ठीक है, सिमिलरली आज मैंने बोला आर यू सेटिस्फाइड विद द क्लास और नॉट, नहीं मतलब सॉरी मतलब आर यू एक्साइटेड फॉर द क्लास और नॉट, या क्लास बोरिंग लग रही है। तो मैंने क्या किया, आपको एक स्केल दिया कि आपके ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, आपको एक स्केल दे दिया कि हाँ मैंने लिखा एक्साइटेड, ये बोरिंग, तो आपके अकॉर्डिंग आप यू कैन मूव। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट चूज करता है तो ओके ही इज न्यूट्रल, कोई ये करता है तो दैट पर्सन इज वेरी बोर्ड इन द क्लास, ये कर रहा है तो ही इज एक्साइटेड। तो जब ऐसी चीजें आ रही है ना कि बाइपोलर एग्जैक्ट चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो वहां पे क्या हो जाता है कि इसके अंदर मोस्टली सिमेंटिक में ना या तो 5 पॉइंट्स को करते हैं या फिर 7 पॉइंट्स को। यहाँ पे ज्यादातर ना इवन पॉइंट्स ना लेके आपके ऑड पॉइंट्स को हम ज्यादातर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है नेगेटिव या पॉजिटिव फ्रेजेस में बात होनी स्टार्ट होती है, तो वहां पे क्या यूज होता है आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटिमेंट्स आना आपके स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे आप क्या करते हो सिमेंटिक डिफरेंशियल। ये चीज समझ आएगी, बाइपोलर एग्जैक्ट ऑपोजिट की बात होनी स्टार्ट हो जाती है। इमोशनल कैप्चर के लिए जब आप चीजें यूज करते हो ना, वो आपका सिमेंटिक डिफरेंशियल है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, फिर आपका Yes, क्या ma'am. है स्टेपल स्केल। अब स्टेपल स्केल में क्या, जैसे यहाँ पे तो हम बाइपोलर के बारे में बात कर रहे थे कि आपका ऑपोजिट दिखेगा, बट स्टेपल में क्या है कि आपका मतलब यूनिपोलर होता है। स्केल जो होता है ना, फ्रेज एक ही टर्म को आप कैसे उसके अंदर रेट करोगे। जैसे मैंने क्या बोला हेल्पफुल, ठीक है, ये तो आपका था अनरिलायबल रिलायबल, ऐसे मैंने क्या बोला हेल्पफुल दिया, बीच में हेल्पफुल का है, यहाँ से +1 +2 +3, ये -1 -2 -3। ठीक है, तो आप एक ही फ्रेज को एक ही
पोलर को, एक ही ऑब्जेक्टिव को आप उसके अंदर क्या है +3 to -3 के अंदर रेटिंग दे रहे हो, एग्जांपल है +5 से -5 में भी हो सकती है। तो जब आप एक उसका क्या है सिंगल सेंटर होगा इसके बीच में, अलाउिंग द इंटेंसिटी के लिए जब आपको करना है ना डायरेक्शन और इंटेंसिटी के लिए कि मैं कितनी हेल्पफुल हूँ, जैसे मैंने नॉर्मल बोला कि मैं क्लास की कितनी नॉर्मल चीज है कि आपकी ये वाली क्लास, ये वाला आपकी जो मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ वो कितना हेल्पफुल है। तो मैंने क्या किया आपको रेटिंग का कर दिया कि यहाँ पे मैं हेल्पफुल लिखा, यहाँ पे -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो नाउ यू हैव टू गिव मी, क्यों मैं आपको बस इतना पूछ रही हूँ कि हेल्पफुल कितना है, ये नहीं कि एकदम ही खराब है कि वो चीजें नहीं जा रही। तो अगर आपका जितना पॉजिटिव की तरफ होगा तो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू, उतने एक्यूरेसी की डिस्क्रिप्शन बात आनी स्टार्ट लगती है। सिमिलरली जितना जितना लोअर नेगेटिव जाओगे तो आप एक्यूरेट नहीं हो जो भी आप पूछना चाह रहे हो। अब जैसे मैंने बोला आपको पूछा, तो अगर मुझे बहुत सारी रेटिंग -2 या -1 की आई है तो दैट मीन जो भी पीडीएफ में शेयर कर रही हूँ दैट इज नॉट हेल्पफुल फॉर यू गाइस। वही +2 +3 की आ रही है तो दैट मीन्स वो हेल्पफुल हो रही है। ये चीज समझ में आई? यस मैम। तो स्टेपल्स के अंदर आपको ये चीज होती है, जैसे इसी का एग्जांपल सिमेंटिक में क्या था, हमने क्या किया, एक बोला कि रिलायबल है, एक बोला अनरिलायबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें स्टेपल में क्या किया, मैंने इसी का कर दिया, बीच में रिलायबल लिखी, फिर यहाँ पे +1 +2 +3 -1 -2 -3। यहाँ पे इमोशन एक ही डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, यहाँ पे आप दो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? स्केल यहाँ पे दोनों सिमेंटिक के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे क्या है सिमेंटिक डिफरेंशियल में दो अलग अलग के आप कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही इमोशन के ऊपर बात हो रही है स्टेपल के अंदर, बस आप उनको +1 इनके अंदर डिस्क्रिप्शन देते हो। आई होप एवरीवन गॉट इट। यस मैम। ठीक है, फिर ये जो आपकी क्या थे आइटमाइज्ड स्केलिंग जो थी, ठीक है, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केलिंग थी। फिर आपका जो फोर्थ है दैट इज कंटिन्यूअस रेटिंग स्केलिंग। अब कंटिन्यूअस जैसे वर्ड आ रहा है कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या होता है, आपने ना आपके इंस्टाग्राम एवरीवन इज यूजिंग, तो आप वहां पे आपको कई बार आता है ना एक स्केल आता है कि आपको इमोजी दिया हुआ होता है कि आपको स्टोरी कितनी अच्छी लगी, तो इमोजी पे आप जैसे मूव करते हो तो दैट मीन्स अच्छा आपको इतना लगा। तो वेयर यू डोंट नो कि 100% उसमें आपको 1 से पूरा कितना कुछ भी हो सकता है, 1 से 1000 का पॉइंट अपने अकॉर्डिंग जिसने भी सेट किया उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो अगर मैंने बीच में कहीं रोक दी तो डेट मीन्स हो सकता है 49 50 के बीच में हो या जो भी है। तो जब कंटिन्यूअस आने लगती है ना ये वाली चीज जब आ रही है, जब आपको सेटिस्फाइड और इसमें ही है बट आपको ऐसे एक पॉइंट दिया हुआ है कंटिन्यूअस मूवमेंट वाला, वो क्या हो जाता है आपका कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि पीडीएफ किसको अच्छी लग रही है, लाइक प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द उसकी, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट दे दिया, आप उसमें से कुछ भी आप चूज कर सकते हो। तो आपने कहीं पे भी एक टिक कर दिया दैट वो आपका कंटिन्यूअस है, तो ये आपका पूरा कंटिन्यूअस पॉइंट होता है। आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं दिए हुए होंगे बीच के अंदर, ठीक है, कि आप 1 2 3, यहाँ पे आपका पूरा 100% में सब कुछ 10.22 भी आएगा, 10 भी आएगा, 122.2 भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो वो जब चीजें आती है वो कंटिन्यूअस स्केलिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टर या हाई ग्रेजुअल या फ्लेक्सिबल रेटिंग मेथड के अंदर यूज होता है। ये आपका ना विजुअल स्लाइडर की तरह आता है, स्लाइडर होता है ना वैसे आपको दिखता है, मार्क पॉइंट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। गॉट इट? कंटिन्यूअस स्केलिंग समझ आया सबको? मैम यस मैम। मैम एक बार दोबारा से बता दीजिए। कंटिन्यूअस स्केलिंग में जैसे कि इन सब में क्या आप कुछ पॉइंट्स दे रहे हो ना, -1 -2 या +3, या फिर आपने डिससेटिस्फाइड का कुछ ना कुछ चूज करने को बोल रहा है, राइट? यहाँ पे क्या होगा, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, फिर आपको एक स्लाइडर दिया जाएगा, ऐसा स्लाइड मूव होते हुए, तो आप उसके अंदर पॉइंट्स आपका कुछ भी आ सकता है। 72 जैसे मैंने बोला कि मेरी पूल लाइन 100 को प्रेजेंट करती है, तो हो सकता है 72 भी हो। यहाँ पे तो क्या था, मैंने ऐसे बोला 10 20 30 14 में चूज करो, बट जब कंटिन्यूअस स्केलिंग में सब हो सकता है, 72 75 34 32 कुछ भी। तो आप जैसे जैसे उसको मूव करोगे और वो आपकी सेटिस्फाइड की तरफ जा रहा है, इसको मैं पीछे कर दूंगी तो अनसेटिस्फाइड, तो हो सकता है यहाँ 20 हो। ठीक है, तो जहां पे भी मूव कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। गॉट इट? कंटिन्यूअस स्केलिंग वो होती है एवरीवन। ये आपके क्या थे टाइप ऑफ स्केलिंग या उसके स्टेपल्स का जो हम लोग बोलते हैं ना स्केलिंग टेक्निक्स आपकी क्या है। गॉट इट? ये चीज सबको समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब आपके ना एक पॉइंट यहाँ पे एक और आपके मेजरमेंट्स के हम जब बात करते हैं ना, तो आपके 2 3 चीजें और आपके ऐसे हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी होती है। पहला आपका ना हम लोग ये भी यहाँ डिस्कस करते हैं कि
मेजरमेंट को जब हम सिलेक्शन आप कैसे करोगे, मेजरमेंट स्केल्स का जो सिलेक्शन है वो कैसे करते हो, उनके अंदर बीच में क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे पहला आप ये देखते हो कि आपका जो स्केल्स है वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट आता है कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अब यहाँ पे आपका कैसे, आप कैसे पता करोगे, तो हम क्या करते हैं, स्केल बैलेंस्ड कब होता है कि आप ये करते हो कि आपने जो कैटेगरी बनाई है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, इनके बीच में अब ये जितनी मेरी फेवरेबल के जितने आपने पॉइंट्स दिए हैं उतने ही अनफेवरेबल के भी आपने कैटेगरी बनाई होगी। ठीक है, अनबैलेंस में क्या होता है, अनइक्वल होती है 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ पे क्या अनबैलेंस्ड आ गया ना, आप इनको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। तो बैलेंस स्केल में क्या होता है कि मोस्टली आपको ये होता है कि हम लोग ट्राई, ये होता है कि मोस्टली ऑब्जेक्टिव है ना कि वन साइडेड की तरफ ना जाए, इसलिए हम लोग बैलेंस स्केल लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है कि आप अपना पॉइंट निकाल पाओगे कि जैसे मैंने बोला कि फेवरेबल आउटकम का, जैसे मैंने बोला कि डिससैटिस्फाइड के भी 3 आपके पास पॉइंट्स हैं टिक करने को, अनसैटिस्फाइड के भी 3 पॉइंट्स हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, दोनों बैलेंस होके चल रहे हैं। गॉट इट। तो जब ऐसी चीजें, तो यहाँ पे और मोस्टली क्या हम ये ट्राई करते हैं कि बैलेंस स्केल को करें, क्योंकि वो आपका स्टैट्स के अंदर यूज होता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस वाली बात सबको समझ आई कि व्हाट डू आई मीन बाय बैलेंस अनबैलेंस का। ये कुछ फैक्टर्स है जो मतलब स्केलिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं कि अच्छा कैसे होगा, चीज समझ में आई, ट्राई करते हैं हम लोग। तो 1 2 3 वाली चीज भी हो सकती है, बट आपको 3 का फिर आपको ये देना पड़ेगा कि न्यूट्रल है, इसका मतलब आपने फेवरेबल आइटम भी 2 दिए, अनफेवरेबल भी 2 दिए, बट आपको डिस्क्राइब करनी होगी ये बात कि बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, तो वहां पे आपको ये दिया जाता है कि आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल है उनको आप इक्वालिटी में रखो। ऐसा नहीं कि आपने 3 का न्यूट्रल कर दिया तो 4 5 6 तो आपने इधर दे दिया कि अच्छा ये फेवरेबल है, और 1 और 2 आपने क्या किया अनफेवरेबल, ये नहीं चलेगा। ठीक है, व्हाट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। फिर आपका आता है कितने आप स्केल पॉइंट्स लोग, हम ऐसे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिससैटिस्फाइड, वेरी डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड, न्यूट्रल, सैटिस्फाइड या अनसैटिस्फाइड, मतलब वेरी सैटिस्फाइड। तो ये जितने आपके कम पॉइंट्स होंगे ना, आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट भी नहीं होने चाहिए कि आपने 20 पॉइंट ऐसे बना लिए, ठीक है, ना ही आपके पास बहुत कम पॉइंट होने चाहिए कि आप अपना डिफरेंसेस ही नहीं पता कर पा रहे। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपको ये आपको फैक्टर्स लेके चलने हैं कि आप अपने काम के अकॉर्डिंग कितना होता है। रियल लाइफ में ज्यादातर 5 to 7 के बीच में यूज होता है ज्यादातर, या फिर 10 पे चला जाता है कि अच्छा 9 के बीच के अंदर होता है। इट डिपेंड्स कि आपके पास उतने वर्ड्स हैं कि नहीं है। तो ज्यादातर 5 से 7 के बीच के अंदर इन चीजों को लेके चलते हैं कि जो आपके स्केल्स के जो आपके पॉइंट्स है ना वो 5 से 7 के बीच में रखें। गॉट इट। तो ये आपको ना तो इतने कम रखने हैं कि आप अपना डिफरेंस ही ना करा पाओ, या ना ही आपको इतने ज्यादा करने हैं कि आपको अच्छा ये वाला पॉइंट है कि बहुत ही ज्यादा आपको मेंटेन करना ही मुश्किल हो रहा है उनके लिए। गॉट इट। ठीक है, फिर आपका एक यहाँ पे पॉइंट आता है फोर्स्ड या अनफोर्स्ड जो पॉइंट। ठीक है, तो फोर्स्ड और अनफोर्स्ड में क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आपको, जैसे मैंने बोला बैलेंस्ड होते हैं ना, तो वैसे ही आपका अपना ओपिनियन करने के लिए ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे आपने 10-12 क्या किए कि फोर्स्ड ओपिनियन दे दिए अपने कि अच्छा ये वाला मेरा आंसर आना चाहिए तो मैं ये कर देती हूँ। ऐसे नहीं हो सकता, आपको ना बराबर रखना, जैसे बैलेंस वाला पॉइंट था ना उसी के रिलेटेड आ जाता है। आप चॉइसेस आपको दोनों तरफ की देनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप ऐसा ना हो कि आप जो भी कस्टमर है उसको फोर्स चॉइस मांग दे रहे हो कि अच्छा कि कोई न्यूट्रल का या कुछ ऐसा है ना, तो आप बहुत ज्यादा न्यूट्रल पॉइंट्स दे सकते हो उसको, ठीक है, स्केल पे, ना ही आप उसको एकदम फोर्स की एक ही साइड में, फेवरेबल साइड में ही बहुत सारे पॉइंट दे दिए, तो आप उसको चॉइसेस, आपको प्रेफरेबल चॉइसेस देनी पड़ती है कि सारी चीजें बैलेंस्ड हो। गॉट इट। कि आप ऐसा ना हो कि आप ओपिनियन ही नहीं दे पा रहा अगले वाला इंसान, मैंने आपको ऑप्शन ही दिया कि सिर्फ है ना सैटिस्फाइड, वेरी सैटिस्फाइड या न्यूट्रल, ये 3 दे दिए, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पूरा पूरा ऐसा ना हो कि आप अपनी चॉइस फोर्स कर रहे हो, आगे वाले को प्रॉपर चॉइस दो कि वो क्या सेलेक्ट करना चाह रहा है। ठीक है, एवरीवन गॉट इट। यस अब आपका जो आपके ग्राफ्स का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे आप शो करते हो या फिर आपकी जो स्केल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं।
पहला आप ग्राफिक्स के अंदर भी कर सकते हो, कि जैसे मैंने बोला पॉइंट्स में भी हमारे ऐसे ऐसे भी तो होते हैं ना ग्राफ्स का, तो आपको वो है कि या तो ये आप लिकर्ट स्केल तो नॉर्मल होता है कि आपने ऐसे ऐसे दे दिया, टिक बॉक्सेस हो सकते हैं कि आप टिक कर दो, राइट, बॉक्सेस बना के, फिर या मैंने इसे कंटिन्यूअस बोला तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। कुछ लोगों का है कि जैसे जैसे लाइन बताओ कि आपकी ये कंटिन्यूअस लाइन है तो इस लाइन का ड्रॉ कर दो, तो मेरी ये थी, किसी ने इतनी कर दी, तो ये आपके अलग अलग लाइंस आ रही हैं, तो ये अलग अलग फॉर्म्स है कि कैसे आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यूनिट्स हो सकता है कि मैंने बोला सिर्फ नंबरिंग दे दो 10 20 या कुछ भी है इनके बीच के अंदर, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे उस स्केल को फॉर्म कर रहे हो, फिजिकल फॉर्म आपकी क्या, गॉट इट। ये आपके अलग अलग फैक्टर्स हैं जब हम मेजरमेंट स्केल को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जब इन सब चीज ये सारी चीजें सबको समझ आई, फोल्ड अनफोल्ड, बैलेंस अनबैलेंस्ड, ये वाली सारे पॉइंट्स, Yes, sir. ठीक है। अब जब हम ये वाली बात करते हैं ना, आपका एक जो नया फैक्टर यहाँ पे हम लोग करते हैं, दैट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब मुझे क्या करना होता है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का, रिलायबल जब आप वर्ड, आप लोगों को क्या समझ आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलायबल? मैम जब हम किसी पे पूरी तरह रिलाई करते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, रिलायबिलिटी का यहाँ पे क्या होगा कि आप ये बोलो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलायबिलिटी, कि अच्छा इस प्रोडक्ट की इतनी रिलायबिलिटी है या इस प्रोडक्ट की इतनी वैलिडिटी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम रिलायबिलिटी प्रोडक्ट की हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो मतलब कितने समय तक मतलब हमारे यूज के लिए है। मैंने बोला आपका ए प्रोडक्ट ए है और एक ए प्रोडक्ट बी है, ठीक है। मैंने बोला प्रोडक्ट ए है वो ज्यादा रिलायबल है कंपेयर टू प्रोडक्ट बी, बट प्रोडक्ट बी इज मच मोर वैल्यूएबल या फिर वैलिडेटेड है कंपैरेटिवली प्रोडक्ट ए। व्हाट डज Yes. दैट मीन्स? यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या मतलब होगा उसका? मैम जैसे प्रोडक्ट बी की इस हिसाब से तो ये है कि प्रोडक्ट बी की वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू नहीं, वैलिडिटी बोला है मैंने, वैल्यूएबल, वैलिडिटी, वैल्यू नहीं, ठीक है। तो जब आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना, तो आपके ना दो चीजें हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि आपका कितना रिलायबिलिटी है उस मेजरमेंट के अंदर या फिर वो कितना वैलिडेटेड है। अब जब रिलायबिलिटी में बात करते हैं तो रिलायबिलिटी का मतलब है आपका जो मेजरमेंट है वो कितना कंसिस्टेंट है, कितनी कंसिस्टेंसी पे वो चीज चल रही है। यहाँ पे क्या है, आप एक ही रिजल्ट को आप एक ही प्रोडक्ट को, एक ही मेजरमेंट स्केल को अलग अलग कंडीशंस के अंदर रिपीटेडली यूज कर रहे हो तो वो कितना कंसिस्टेंट आ रहा है। जैसे मैंने बोला आपको, एक ही कस्टमर को मैंने ये वाला बोला कि अच्छा मैंने जैसे मेजरमेंट स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि आपने एक टूल है, मैंने आपको बोला लिकर्ट स्केल आपने यूज किया, ठीक है। Yes. वो आपके सेम रिजल्ट कितनी बार दे रहा है अलग अलग के अंदर। जैसे मैंने आपको बोला कि आप लिकर्ट स्केल को करिए तो आपने उसको 2 पॉइंट दिया, बट मैंने आपको कल भी बोला उसका बोलना, तो आपने क्या किया 2 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। फिर मैंने Yes. बोला आपने क्या किया तो फिर भी आपने 2 पॉइंट्स। इसका मतलब जो स्केल है वो मेरा रिलायबल है कि सेम आपके रिजल्ट्स दे रहा है इवन इन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। आपके मूड पे उन पे हर बार डिपेंड, कुछ ऐसा है कि इसलिए बोला जाता है कि अलग अलग कंडीशंस में वो सेम रिजल्ट्स दे रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो प्रोडक्ट बहुत रिलायबल है, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने बोला टेम्परेचर का बोला, नॉर्मली जैसे मैंने बोला आपको एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, मतलब एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट है आपका फोन चलाने की है, ठीक है। तो आपका ये था कि मैं फोन अगर सुबह चला रही हूँ तो भी मेरा वो है, तो आप रिलायबिलिटी फिर फोन की कब आनी स्टार्ट हो जाती है अलग अलग कंडीशंस के अंदर, कि अच्छा ये वाला टाइम टू टाइम का, कि अच्छा कि मैंने अभी चलाया दैट इज फाइन, इन द मॉर्निंग ऑल्सो इट वॉज फाइन। तो वो आप कितने आवर्स पे चला रहे हो, 4 घंटे बाद चला रहे हो तो भी उसकी इतनी आपने एकदम स्क्रीन भी सही चल रही है, ऑपरेशन सही चल रहा है, 8 घंटे तक चलाया तब भी उतना ही चल रहा है, तो आप अलग अलग कंडीशंस में उसको रख रहे हो ना, इसका मतलब वो प्रोडक्ट रिलायबल है, गॉट इट। तो वो वहां पे क्या चीज आ रही है कि एक आपका जो टूल है वो प्रोडक्ट रिजल्ट सेम देगा बट इन अंदर सेम कंडीशन, एक कंडीशन में, तब आपकी क्या है कि वो जब रिपीट कर रहे हो एक ही चीज के अंदर तब क्या हो रहा है आपका रिलायबिलिटी की बात आएगी,
आई होप एवरीवन गॉट इट। सेम ओके मैम। कंडीशन में आप सेम रिजल्ट्स, मैंने अब क्या किया, मैंने आपके 5 स्टूडेंट्स थे, मैंने उसी ग्रुप को बार बार आपको रिजल्ट दे रही हूँ कि आप इसको मेजर करो, इसको मेजर करो, तो वो क्या है कि सेम रिजल्ट होगा क्योंकि कंडीशन भी सेम है, स्टूडेंट्स को ही दे रही हूँ। यही मैंने क्या किया, अलग अलग किया। एक स्टूडेंट को मैंने, आपका एक ग्रुप था, मैंने सेकंड सेमेस्टर को एक क्वेश्चन दिया, एक मैंने फोर्थ सेमेस्टर को क्वेश्चन दिया। हो सकता है दोनों का जो आंसर आए, मेजरमेंट स्केल अलग अलग होगा ना। अब मेरा रिलायबल नहीं बोल सकती उस मेजरमेंट स्केल को, क्यों, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा है वो डिफरेंट है, उन्होंने वो सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुम लोगों ने कुछ, हो सकता है कुछ टॉपिक पढ़े ही ना हो, वो ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। उनका क्या है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फॉर द सब्जेक्ट विल बी मच मोर, तो वो स्केल रिलायबल नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन पे उनको दोनों को मैप करूं, या तो ऐसा हो कि मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रही हूँ फिर उन दोनों पे सब पे ऊपर करूं। तुम्हारी पूरी क्लास का मैं टेस्ट लूं, उसका सेम ही टेस्ट को मैं बार बार एक ही अपने क्विज दे रही हूँ तुम्हारी क्लास को, वो क्या है, सेम कंडीशन है, हमारी क्लास में हम जितना पढ़ा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं क्विज दे रही हूँ, बट मैं सेम क्विज दूसरी क्लास में दूं तो विच वोंट बी रिलायबल ना। क्यों, वो रिलायबिलिटी की बात ही नहीं हो सकती कि वो कंडीशन चेंज होगी है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन सेम होनी जरूरी है, रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब रिपीट कर रहे हो तो रिलायबल है वो प्रोडक्ट। व्हाट इज, अब इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं रिलायबिलिटी के, कि आप कैसे रिलायबिलिटी चेक करते हो। पहला होता है टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट ओवर टाइम इफ द सेम टेस्ट इज गिवन टू द सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट ओकेजन। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या दिया, मैंने एक टेस्ट दिया आपको, अभी दे दिया, फिर मैंने आपको एक वही टेस्ट 3 दिन बाद दिया, फिर वही टेस्ट 10 दिन बाद दिया। सेम ग्रुप है बट आपकी क्या आ रही है, ओकेजन अलग अलग है। ठीक है, आप स्टूडेंट है, हमने वही सिलेबस पढ़ा है, कंडीशन आपकी वही है, बट आपको अलग अलग टाइम पे मैंने वो टेस्ट दिया है। अगर वो रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग स्केल सेम आया, दैट मीन्स वो टेस्ट कंसिस्टेंट है, वो रिलायबल है। ठीक है, तो टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है, ओवर टाइम आप बार बार सेम ग्रुप के ऊपर, एक ही ग्रुप के ऊपर आपने क्या अलग अलग ओकेजन पे उनको एक ही टेस्ट दिया है, वो उसके रिजल्ट अगर सेम आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो टेस्ट हमारा, वो जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल है। ठीक है, फिर आपका आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्या होता है, हाउ वेल डिफरेंट आइटम विद इन अ टेस्ट मेजर द अंडरलाइन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे के सारे रिलायबिलिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम आइटम्स को ना स्केल करना स्टार्ट करते हैं, कि इसके अंदर जैसे मैंने क्या बोला कि एग्जांपल अगर लूं कि कॉफिशिएंट हम लोग यहाँ पे एक होता है कि सारे के सारे ना 0 to 1 के बीच में हम ज्यादातर बात करते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी कि आपके जो अंदर के आइटम्स है ना, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हाँ, कि मैंने नॉर्मली ये वाली चीज करी कि एक ही प्रोडक्ट है मेरा, उसके अंदर के आपके अलग अलग फीचर्स, मैंने बोला 1+ को आप रेट करो। ठीक है, मैंने आपको बोला स्केल के अंदर, बट उसकी एक प्राइसिंग का एक पॉइंट आ सकता है, किसी और का आपने अकॉर्डिंग, कोई बोलेगा मुझे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग है, फिर दूसरा बोल रहा है कि मैंने उसको स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको करा, कोई बोल रहा है मैं उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रेटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो एक ही टेस्ट के अंदर आप अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स को, सेम अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को डिफरेंट आइटम्स के वर्ड के यूज में आप कर रहे हो। कि जैसे ना 1+ का बोला आपको, एक एग्जांपल है 1+ का, तो 1+ में क्या हो रहा है कि आइटम्स है ना एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ओवरऑल रिलायबिलिटी अगर मैं फोन की बोलूं, आप प्राइस की भी बात करोगे कि अच्छा प्राइसिंग की भी बात हो रही है। ठीक है, आपका अंदर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। स्क्रीन है और परफॉर्मेंस है, अगर आपकी स्क्रीन नहीं काम कर रही होगी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, तो वहां पे वो आएगा। तो जब ऐसी चीजें आती है ना कि एक ही, हाउ वेल डिफरेंट आइटम्स, एक ही टेस्ट के अंदर अलग अलग आइटम्स सेम कॉन्सेप्ट के अंदर वर्क कर रहे हो, तो वो जब सारी चीजों को मिला के अगर सब रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तब वहां क्या आता है, इसका मतलब वो इंटरनल कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितना रिलायबल है, एक दूसरे के साथ को रिलेट कर रहा है। ठीक है, स्केल हो सकता है आपने डिवाइड कर दिया कि 2 हाफ का है, मैंने क्या बोला, स्क्रीन और परफॉर्मेंस है, उनके बीच में डिवाइड कर दिया कि 50 पॉइंट्स आप इसका है, 50 है, तो आप इनको बीच के अंदर दो। अब क्या हो रहा है कि जो भी आप स्क्रीन को 40, किसी ने 40 पॉइंट दिए, परफॉर्मेंस को 30 पॉइंट दिए, ओवरऑल कितना है, 70% रिलायबल है। ठीक है, कोई ये बोलेगा कि 100%, जैसे आपने इसको 50 दे, 30 दिए, इसको 40 दिए, फिर भी 70% रिलायबल है। बट अंदर की चीज आपको पता लग रही है ना, इंटरनल वो रिलेट होके चल रही है दोनों की दोनों। ठीक है,
तो ऑड्स और इवन नंबर की स्ट्रैटेजीज होते हैं ना स्प्लिट के अंदर, कॉमन मेथड तभी यूज होता है यहाँ पे आपका कि आपका मेथड है ना इंटरनल चीजें जब आपको हो रही है बट इवन दो दे आर को रिलेटेड विथ ईच अदर, वो है आपकी एक मेथड होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। गॉट इट? यस कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया है? इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चीजें लगे कि क्या है। बता दीजिए एनीवन। ठीक है, लेट्स मूव। ठीक है, फिर आपका जो वर्ड आ रहा है इंटरनेट रिलायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपकी क्या है, एक मिनट, वन सेकेंड। यहाँ पे अब आपका जैसे इसके अंदर है ना इंटररेटेड, तो आप क्या करते हो, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस डिफरेंट ऑब्जर्वर और जजेस। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, जब टेस्ट रीटेस्ट कर रहे थे एक ही ग्रुप पे आप अलग अलग ऑब्जर्वेशन में कर रहे थे, आप अलग अलग ओकेजन पे उनको दे रहे थे। यहाँ पे क्या है, आपने ना अलग अलग ग्रुप्स कर लिए जिनके अंदर आपने इवोल्यूशन किया है कि एक ही टेस्ट के लिए आपने अलग अलग ग्रुप्स को टेस्ट किया है कि कैसे वो अलग अलग उनकी, अगर उनका सबका रिजल्ट सेम आ रहा है तो दैट मीन्स हमारा मेजरमेंट टूल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जिसके अंदर डिफरेंस का अगर हम बात करें तो जैसे इसके अंदर क्या होगा, इंटररेटर में हो क्या जाता है कि आप डिफरेंट इवेल्युएटर्स को दे रहे हो। मैंने एक ग्रुप आपकी क्लास का लिया, सेम मैंने ऑफलाइन वालों को लिया, ऑनलाइन में भी मैंने क्या है अलग अलग ग्रुप्स को बांट लिया। ठीक है, फिर अलग अलग सेक्शंस को मैंने किया कि अच्छा मेरी क्लासेस की रेटिंग करो, तो मैंने हो सकता है आपको भी रेटिंग दिया हो, दो आप ही क्लास में मैंने 4 ग्रुप बना दिए, उन सबको अलग अलग रेटिंग का बोला, तो आपको अलग अलग मेरे ग्रुप्स का जजमेंट आ रहा है मेरी तरफ से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे अब आपकी क्या चीज हो रही है कि आपकी हाँ, जैसे मैं बताऊं, आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, रियल लाइफ के अंदर अगर आप एम्प्लॉय काम कर रहे हो, देर आर मल्टीपल, कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही एम्प्लॉय 2 सुपरवाइजर के अंदर वर्क कर रहा होता है, ऐसा होता है ना आपका कि एक यस ही वो एम्प्लॉय 2 सुपरवाइजर का वर्क कर रहा है। अब मैंने क्या बोला है, दोनों सुपरवाइजर को बोला है कि उस एम्प्लॉय को रेट करो। ठीक है, तो आपका स्कोरिंग अगर दोनों का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब दैट पर्सन इज रिलायबल पर्सन। क्यों? क्योंकि अब आपने दो, आपके जजमेंटल पर्सन दो हो गए, सेम ही एक ही चीज पे आपके दो आपने अलग अलग जजेस रखे, और वहां पे अगर आपके रिजल्ट सेम आ रहे तो दैट मीन्स वो आपके रिलायबल है। ये वाली चीज इंटररेटर सबको समझ आया? मैम एक बार दोबारा से बता दीजिए ये वाली। इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको ये वाली चीज बोली कि आप एक ही एम्प्लॉय है और उसके 2 सुपरवाइजर्स है। ठीक है, यस ए और यस बी। मैंने ए को बोला कि 1 को रेट करे, बी को भी बोला 1 को रेट करे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके 2 जजेस हो गए ना, जजेस 2 हो गए, बट आप जज किसको कर रहे हो, एक ही चीज को जज कर रहे हो। Got it? तो जब आपके मल्टीपल जजेस हो गए एक ही कंडीशन के अंदर एक ही चीज के लिए, तब, और अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन भी बोल रहा है 80% रिलायबल पर्सन है, ये भी बोल रहा है कि 80% वर्क इज वेरी गुड, तो इसका मतलब 80 to 85, तो दैट मीन्स ये पर्सन 80% रिलायबल है ना, समझ रहे हो? दोनों की तरफ से सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल वो रिलायबल पर्सन है। सिमिलरली जब कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, यहाँ पे आपको एग्जांपल अगर हम ले, आप, मैंने क्या दिया आपको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चनर दिया है, तो वहां आपके अलग अलग चीजें है ना आपके पास, कि मैंने आपको प्राइसिंग का भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप डिलीवरी से खुश है कि नहीं, पैकेजिंग से खुश है कि नहीं, बट ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, इसका मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी उससे पता लग जाएगी आपको, इसलिए वो इंटर कंसिस्टेंसी में यूज होता है। गॉट इट एवरीवन? यहाँ पे आपका सेम ग्रुप है, इंटर टेस्ट प्री टेस्ट में क्या आ जाता है कि आप सेम ही ग्रुप पे बात कर रहे हो। मैंने ए, इसी पर्टिकुलर पर्सन को, आपका क्या सुपरवाइजर ए से ही 4 बार पूछ लिया अलग अलग दिन पे, एक बार मैंने अलग अलग टाइम पे, 1 महीने पहले पूछा ए ग्रुप से, ए दूसरे महीने पूछा ए ग्रुप से, तीसरे महीने पूछा फिर ए बंदे से, फिर चौथे महीने पूछा ए बंदे से, तो मैंने ए से ही 4 बार रीटेस्ट कराया, बट इंटर रिलायबिलिटी में मेरे पास 2 जजेस थे, उनसे मैंने टेस्ट कराया। व्हाट इट, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? यस सर। ठीक है एवरीवन?
yes, ठीक है, तो ये आपका ना अलग अलग टाइप के टेस्ट का हो गया कि आपकी कैसे कैसे टाइप की आप रिलायबिलिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनको ना इंटरेटर को एक और वर्ड बोलते हैं पैरेलल फॉर्म, क्योंकि आप दो जजेस को एक साथ पैरेलली उनको कर रहे हो ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, एक पैरेलल का जैसे ये वाली चीज आ गई, तो आई होप एवरीवन गॉट इट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, दैट इज योर वैलिडिटी इन मेजरमेंट। अब वैलिडिटी का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे क्या था कि आप कंसिस्टेंसी की बात करते हो, वैलिडिटी कि आप कितना एक्यूरेसी पे बात करोगे, कितना एक्यूरेटली वो काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना वो एक्यूरेटली काम कर रहा है, वो आप मेजरमेंट टूल, तब हम क्या कहते हैं उसकी वैलिडिटी मेजर करते हैं। गॉट इट। रिलायबिलिटी में वो कितना कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, एक ही टेस्ट को आप बार बार कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स कैसे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ पे है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। व्हाट इज, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? yes, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्यूरेसी की जब बात करेंगे तो वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, इट्स एंश्योर्स दैट द कंक्लूजन, जो रिजल्ट आया है वो मीनिंगफुल हो और जस्टिफाइबल। वहां पे होता है कि बराबर चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कंट्रोल सेंट्रल की तरफ जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे है कि वो कंक्लूजन आपका मीनिंगफुल आंसर तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 90% रिलायबिलिटी है कि कैसी है। अब यहाँ पे दो टाइप की वैलिडिटी होती है, पहला इंटरनल वैलिडिटी, एक होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका क्या है कि आप एक ही चीज को ओवरऑल एक ही ग्रुप के अंदर, जो आपका है कि कैजुअल, जैसे आपने बोला कि टेस्ट का रिलायबल और अनअफेक्ट, एक दूसरे से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा उनको। एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स और इवेंट्स के ऊपर हम लोग उनको करने लग जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर आपकी तीन टाइप के मेथड्स हैं जहां पे आप वैलिडेट कैसे कर सकते हो। फर्स्ट इज कंटेंट वैलिडिटी। अब जैसे वर्ड आ रहा है कंटेंट, ठीक है, अब कंटेंट का क्या मतलब है कि आपने जो मेजरमेंट स्केल में अपनी किस डिग्री पे आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे मेजर कर पा रहे हो, जो आपने करा, आपने जो लिखा है ना कि सेटिस्फाइड है कि नहीं, वैलिड रिलायबल है, वो कितना रेलेवेंट है एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट। आपका जो ओवरऑल सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड का है, तो वहां पे आपका जो आपने लिखा है 5 पॉइंट लिखे हैं, तो वो आपके कितने ओवरऑल कैप्चर कर पा रहे हैं उस बंदे के इमोशंस या उसके एस्पेक्ट्स। अगर आपको ऐसे लगे कि यार हर बार ही आपका सबका न्यूट्रल आता है, आपने बहुत बार ट्राई किया, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, 5 स्केल से आपने 7 स्केल में ट्राई कर दिया, तो वहां पे आपने पॉइंटर्स दे दिए कि ये वाला 40 है कि 30 है। तो जो आपकी किस डिग्री पे आपका कंटेंट मेजर हो रहा है ना, वो वाली चीज यहाँ पे ना कोई आपका ना इंपेरिकल मेजरमेंट यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपका जो कंटेंट आपने डाला है या फिर आप वो किस लेवल पे उसको आपको एक्यूरेट आ रहा है, कि उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स कितने सही आ रहे हैं। गॉट इट। फिर आपका सेकंड आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। यहाँ पे अब आपकी आ जाती है कि जो आउटकम आ रहा है वो वैलिड मेजर्स के सेम कॉन्सेप्ट में कितना वैलिड है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है कि यहाँ पे जैसे मैं बोलूं कि जो फ्यूचर प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ यूज होता है कोरिलेशन, जो होता है ना, आप कोरिलेट कर पाते हो कि कितना अभी का है और अगला, जैसे आज की जो मेरी रिजल्ट आया है और मेरा कल का रिजल्ट है, उन दोनों के अंदर मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है, वो एक दूसरे से कितना रिलेटेड के अंदर चल रहे हैं। तो जब ये वाली चीज आ रही है तो उसको क्या हम बोलते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, yes, सॉरी 1 मिनट। सॉरी। फिर आपका आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो एज द वर्ड इज कमिंग कंस्ट्रक्ट, तो कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि आप ना कितना अपना हाउ जो सेट ऑफ मेजर्ड आपने लिए ना मेजरमेंट्स, वो कितने इंटेंट के साथ आप एक्यूरेटली अंडरलाइन थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स है ना, वो कैसे आप डिजाइन कर पा रहे हो, यहाँ पे आपके उसके अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी आपकी अलग अलग टाइप की वैलिडिटी, इसके कंस्ट्रक्ट में भी 3 टाइप्स की आपकी वैलिडिटी होती है। तो पहला जैसे इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल अगर मैं लूंगी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का कैसे है, तो यहाँ पे ना मेजर जो वेरिएबल्स हैं
वो कितना, और अंदर के जो वेरिएबल्स है वो कितना इंटेंडेंट है टू मेजर, कि वो कितने आपके एक्यूरेटली उन चीजों को मेजर कर पा रहे हैं, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल अगर हम तीनों के अंदर अलग अलग लेंगे ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये बात करूं कि आपने इंटेलिजेंस के लिए एक नया आईक्यू लेवल सेट करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए आपने क्या किया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अगर मैं आईक्यू लेवल मैंने मेजर किया है, ठीक है, तो मुझे ऐसा है कि मैं अगर वो बोल उससे अगर कोई हाई जा रहा है, उसी से बेटर होगा ना। आपके रियल लाइफ के जो टेस्ट होते हैं, आपका क्या रहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स है उसके रिलेटेड कितना हाई है, हम कंपेयर करके चलते हैं ना। तो यहाँ पे जब आता है ना कि इंटेलिजेंस, जैसे मैंने एक सर्वे लिया, कि मैंने क्या किया, एक सर्वे लिया है, उसके अंदर मुझे इंटेलिजेंस की मैपिंग करनी है, ठीक है, कि अगर मैंने बोला कि हाई स्कोर आ रहा है, तो नया आईक्यू टेस्ट के लिए उनका अपना रिजल्ट है ना कि ऑलरेडी जो चीजें इंफॉर्मेशन है उसके रिजल्ट्स के अंदर कोरिलेट कितनी हो पा रही है, तो वहां पे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके ना 2 या 3 टाइप की हम लोग यहाँ पे डिस्कस होती है। पहली इज कन्वर्जन, तो जैसे मैंने बोला आईक्यू टेस्ट वाला है ना, वो कन्वर्जन में आ जाता है, कि यहाँ पे ना आप ये करते हो कि यहाँ पे बेसिकली आपके जो मेजरमेंट्स होते हैं ना, इंटेलिजेंस, एंजाइटी, हैप्पीनेस, जब अनऑब्जर्वेबल, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना उनको, सिर्फ उन्हीं टेस्ट के लिए हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का यूज करते हैं। ठीक है, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके रिलेटेड कोरिलेट करके हम उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ना जैसे आपका एक एग्जांपल है, हाँ, जैसे ना मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपका पर्टिकुलर पर्सन है उसका सेल्फ एस्टीम या फिर उसकी जो कॉन्फिडेंस है, वो हो सकता है कि उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर रिलेट करे। ठीक है, इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके चल रहे हो, बट वो हर बार नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कोरिलेशन का क्या है कि आपके ना टेस्ट की जो मेजरिंग होगी ना, मैं ये बोलूंगी कि तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्ट के अंदर आपका सेल्फ एस्टीम, आपको ना कॉन्फिडेंट मेजर करना है। तो हो सकता है मैंने ये बोला कि जितना उसका एकेडमिक रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्फिडेंस चल रहा है, तो मेजरिंग हाउ स्मार्ट द पर्सन इज, वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो इस पे हो सकता है कि वो कितना स्मार्ट है। तो जब ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, क्या है कि उसकी स्मार्टनेस आपके पास है, कि एकेडमिक स्कोर है, उसी के अकॉर्डिंग आपने किया कि उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर उसका जो सेल्फ एस्टीम है उसके अकॉर्डिंग आपकी बात चल रही है। तो यहाँ पे जब आपकी को रिलेशन की ऐसी बात होनी स्टार्ट होती है ना, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्ट जो है उसके बेसिस पे आप अपनी ले रहे हो, वो क्या हो जाता है आपका कंस्ट्रक्ट वाला। आई होप एवरीवन गॉट इट तीनों के अंदर। यस मैम। मैम एक बार ये क्राइटेरियन वैलिडिटी बता दीजिए दोबारा से, क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर क्या होता है कि क्राइटेरिया यहाँ पे आप है ना, हाँ, आपका यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे आपका ना मैंने आपको एक 10 सर्वे का आपको एक टेस्ट दिया, रिसर्चर ने ना एक 10 सर्वे का आपका टेस्ट लिया है, किस पे, डिप्रेशन पे उसने एक टेस्ट लिया। अब यहाँ पे क्या है, जो सर्वे है वो ऑलरेडी डायग्नोसिस जो पर्सन है उन पे भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकोलॉजी कोई डिप्रेशन के अंदर है, तो जो साइकोलॉजिकल पर्सन जो साइकोलॉजिस्ट है उसके पास भी हो सकता है रिजल्ट, या फिर आपका जो सर्वे है वो नॉर्मल डायग्नोसिस है उनके पास भी हो सकता है। तो आपका बेटर रिजल्ट कहाँ आएगा कि जो साइकोलॉजिकल पर्सन है, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड पर्सन है उनका टेस्ट लूं ना, मैं सर्वे उनसे करवाऊं, तो वहां पे मेरा स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा ना डिप्रेशन के रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी वैलिडिटी उस तरफ ज्यादा होगी। ठीक है, वेयर इसके अंदर 2 टाइप का, जैसे ये होता है कॉन्करेंट वैलिडिटी, कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, हाई कॉन्करेंट है कि नहीं है। ठीक है, बट गोल्ड मतलब आपका स्टैंडर्ड कितना सेट हो रहा है। वेयर एक और आपकी इसी के अंदर क्राइटेरिया वैलिडिटी में प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है। तो होता क्या है कि अगर आपका मैंने आपका नॉर्मल बोला कि आपका ना आपका 12th का जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूंगी, एक हमारा कॉलेज है कि फर्स्ट ईयर का ऐसे ऐसे आपका बैच का रिजल्ट ऐसा है, तो उसी पे प्रोडिक्शन ऐसा हो सकता है कि अच्छा इस वाले बैच के अंदर ना मोस्टली स्कोर स्टूडेंट्स ने 80% से ज्यादा स्कोर किया। ठीक है,
हो सकता है Yes. सेकंड से उसी प्रिडिक्शन पे मैंने किया कि ओवरऑल जब स्कोरिंग आएगी पूरे MBA बैच का, तो यहाँ पे हो सकता है कि 80% से ज्यादा अच्छा रिजल्ट हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप प्रिडिक्टिव वैलिडिटी लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया चल रहा है कि आप ट्रस्ट करके चल रहे हो कि किस हिसाब से आप चल रहे हो। क्राइटेरिया आ गया ना कि हाई जी आपका, मैंने बोला कि आपका ना CGPA है, आपके हर सेमेस्टर में CGPA आती है, SGPA आती है, सॉरी, ठीक है, सेमेस्टर वाइज। तो उस सेमेस्टर में आपका एक पर्सन है जिसकी 7 है, एक है 8 है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने बोला क्लास की 70% वैलिडिटी आपकी अच्छी चल रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि CGPA भी हाई जाएगा। अगर SGPA सबका अच्छा आ रहा है तो आपका CGPA भी हाई जाएगा। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया को क्या कर रहे हो, क्राइटेरिया कर रहे हो, आपको अलग अलग डिवाइड करके चल रहे हो ना, मेजरमेंट आप नोन है, आपके रिजल्ट्स है ना ऑलरेडी, आपको कुछ प्रेडिक्टेड या उसके अंदर चल रहे हो। तो वहां पे जब इनकी बात होती है ना, क्राइटेरिया की बात आनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप फ्यूचर आउटकम से आप कोरिलेट करते हो करंट से। मैंने बोला कि आपका SGPA अगर 8 है, वो उसी के बेसिस पे मैंने बोला CGPA भी हो सकता है 8 पॉइंट समथिंग हो, या फिर 7 के 8 के बीच के अंदर हो। गॉट इट? तो जब ये क्राइटेरिया की बात आ रही, कंपैरिजन करते हैं, आपका मेन जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स है उससे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। तो क्राइटेरिया में आपका गोल्ड, वैसे वर्ड होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बोला साइकोलॉजिकल वाला पॉइंट बोला, वैसे सर्वे आपका बेस्ट रहेगा कि आप गोल्ड स्टैंडर्ड के साइकोलॉजिकल पर्सन है उसके डायग्नोसिस के पास जाओ, ठीक है। बट आपने नॉर्मली भी सर्वे का पूछ लिया, ठीक है, तो बट आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल पर्सन के पास जाना। तो वहां पे आपके रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे कंपैरेटिवली कि आप नॉर्मल सर्वे लोगे, ठीक है। तो वो क्राइटेरियन वैलिडिटी है, ठीक है, फाइन। ठीक है। तो कंटेंट के अंदर जो आता है वो बेसिकली हम वो बोलते हैं कि आपका जो टॉपिक है वो कितना कवर हो रहा है, ठीक है। टॉपिक यहाँ पे आप कह रहे हैं कवर, आपका यहाँ पे कंटेंट की जो आपने वैलिडिटी ली है तो उसके अंदर है कि आपका जो भी टॉपिक है आपको मेजरमेंट करना है, सेटिस्फाइड डिससैटिस्फाइड, तो वहां पे आप कितना आपको कवरेज कितना कर पा रहे हो ओवरऑल टॉपिक को। मैं बोलूं डिप्रेशन के हैं तो डिप्रेशन के 10 क्वेश्चन से जरूरी नहीं है ना कि वैलिडेशन हो जाए, तो आपका हो सकता है 100 क्वेश्चन, तो ओवरऑल टॉपिक को आप कितना कवर कर पा रहे हो। क्राइटेरियन वैलिडिटी में कंपेयर कहाँ से कितना होगा, जो बेस्ट स्टैंडर्ड है आपका या गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके कंपैरिजन के अंदर हम कंपेयर करते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी में, ठीक है। वेयरएज यहाँ पे हम लोग जो आपका एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है कि आपका कितना है कि इंटेलिजेंस ऑलरेडी अवेलेबल चीज है उसके साथ आप करते हो कि कैसे उसको मेजर कर पा रहे हो। इंटेलिजेंस IQ सबकी ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, मतलब हमें पहले ही पता है कि किस लेवल पे IQ चल रही है, तो 160 देंगे, 170 इस लेवल की इंटेलिजेंस है तो 170 देंगे। तो उसी के कंपेयर, उसी एब्स्ट्रैक्ट को लेके अगर आप जब लिखते हो ना, अपना मेजरमेंट करते हो, उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। व्हाट इट? तीनों में चीज में डिफरेंस समझ आया? ओके मैम, फाइन फाइन। ठीक है, ये आपका पूरा ओवरऑल था कि आपका जो सेकंड यूनिट है ये वो वाली स्केलिंग टेक्निक्स की यूनिट है आपकी, ठीक है। तो आज वाली क्लास का ऐसा कुछ है। अब जैसे ना मैंने ये वाली चीज ऑनलाइन में मैंने, क्योंकि हमारा खत्म हो गया, वी हैव टाइम, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग कर सकते हैं कि स्केलिंग टेक्निक्स को आप जस्ट इनको सोचिएगा कि आप कैसे इन चीजों को यूज कर सकते हो। तो मेजरमेंट स्केल है, तो कौन सा मेजरमेंट स्केल कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बेस्ट होगा और क्यों। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप में आते हैं कि आपको एक वो दे दिया थ्योरी वाले टाइप में कि आपको एक केस स्टडी दे दी, उसके अकॉर्डिंग कौन सा मेजरमेंट स्केल बेटर होगा, या फिर कौन से आपका स्टैटिस्टिकल मेथड यहाँ पे बेस्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको ऐसी चीजें आपको पता होगी, इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ चीजें समझाती हूँ। गॉट इट? फिर यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन ऑफलाइन भी पूछा था, एज पर यू गाइज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ज्यादा जरूरी है कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज्यादा जरूरी होती है अगर मुझे कुछ जानना है तो। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव समझाया था ना, तो एज पर यू आपके अकॉर्डिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे रीजन चाहिए, मैंने इसीलिए वाई का हर वक्त आपको जो भी आप आंसर देने वाले हो एक्सप्लोरेटरी या फिर डिस्क्रिप्टिव, गिव मी अ रीजन, बताइए। मैम एक्सप्लोरेटरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? मैम क्योंकि उसमें हम न्यू इंसाइट को वो चलते हैं और उसमें कॉलम भी अनटियर्ड होती है। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर व्हाई नॉट डिस्क्रिप्टिव कंपैरेटिवली? एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकती हूँ
कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अगर आपके पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही नहीं हुई हुई तो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करोगे कैसे? क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या बोलता है कि आपको आइडिया देता है कि आप किस तरफ जाना है। अगर आपके Yes. पास है ही नहीं तो डिस्क्रिप्टिव कैसे जाओगे? ठीक है, तो अकॉर्डिंग Yes. टू मी दैट कैन बी फैक्टर, बट अगर आपके पास आइडिया है तो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है बेटर, फिर एक्सप्लोरेटरी का कोई यूज ही नहीं है वहां पे। यस ठीक मैम, है, और तो ये हमारे वाली पास चीज न्यू आपको ध्यान रखना पड़ता है। न्यू इंसाइट्स अवेलेबल हैं तो हम डायरेक्ट या डिस्क्रिप्टिव भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आपके यही जो एग्जांपल्स हैं कि कंपैरेटिव कहाँ काम आती है, नॉन कंपैरेटिव कहाँ काम आएगी, डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ये ऑलरेडी है, मार्केटिंग Yes. स्केल्स कहाँ यूज हो सकता है, ये वाली जो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि किस तरफ है। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही दिया था कि स्प्रिंग और ये वाले समर्स है तो ये कौन सा स्केल टाइप यूज होगा सीजन्स के लिए। 4 टाइप के स्केल्स आपने आज पढ़े ना, कौन सा टाइप का Yes. स्केल यूज होगा यहाँ पे? प्लीज बताइए कौन सा टाइप का स्केल यूज होगा। आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग समर विंटर और इसमें डिवाइड किया है तो क्या किया है आपने? मैम ये तो नॉमिनल हो सकता है। यस, एंड व्हाट अबाउट दिस कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो मीडियम हाई? मैम ये ऑर्डिनल। हाँ, रेवेन्यू? रेवेन्यू मैम इंटरवल। रेशियो होगा, क्योंकि आप कंपेयर कर पाओगे कि रेशियो स्केल है कि, लेंथ भी Yes. रेशियो में आ सकता है। अब डिपेंड करता है कि वैसे क्या बोल रहा है, बट हाँ ठीक है। Yes. कुछ और डाउट है पूरी क्लास में किसी को कुछ भी, मैम प्लीज लेंथ लेट मी तो नो। वैसे इंटरवल में भी आ सकती है। हाँ, इंटरवल में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ, क्योंकि आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो रेशियो स्केल, क्योंकि जीरो Yes. लेंथ हम लोग मोस्टली बोलते नहीं है, हाइट का हम Yes. बोल देते हैं कि कोई हाइट नहीं है, बट नॉर्मली जैसे लेंथ का ज्यादातर मतलब होता है, जीरो वैसे बोला जाता है सेंटीमीटर्स में, आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो इंटरवल में आता है ज्यादातर लेंथ का। Yes, ठीक है, ma'am. Yes. कुछ और डाउट है किसी को पूरी क्लास में, एनीथिंग आज के पूरे चैप्टर का? स्केलिंग टेक्निक्स पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस होते हैं, रिलायबिलिटी वैलिडिटी ये सब चेक करने को। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो। चलिए ठीक है, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, हम अगले वीक मिलते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, थैंक यू एवरीवन। ये वाली पीडीएफ ऑलरेडी सबके पास शेयर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक बार जिसके पास नहीं है आप एक बार प्रवेश को मैसेज कर दीजिएगा, लास्ट वीक ही मैंने शेयर कर दी थी। ठीक है, Thank you. ओके, थैंक यू Okay, ma'am. एवरीवन, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.